आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आइटा b है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको z बार से डिनोट करेंगे एंड दैट इज a माइनस आइटा b। कैसे मिलता है? जैसे अगर ये पाई बाई 2 है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई बोलता है कि माइनस पाई बाई 2 है तब आप इसमें क्लॉकवाइज जा सकते थे। समझ में आया क्या? कोई बोलता है 3 पाई बाई 2 है तो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो भी वो नीचे ही आता है इधर। लेकिन अगर सिर्फ पाई बाई 2 है बॉस, कभी भी आप z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस देखिएगा तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, है ना। आप ट्रायंगल बना के देख सकते हैं इसको। कभी कोई पूछे कि सर इसमें इक्वालिटी कब होता है तो ओरिजिन z1 z2 मस्ट बी पॉलिनियर। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम संख्यानाथ सीरीज का 19th लेक्चर कर रहे हैं, दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करने वाले हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जेई मेन के पीवाईक्यूज करने वाले हैं, दैट इज ऑफ 2023। और इसके साथ अगर आप संकल्प पीवाईक्यू सीरीज का फोल्डर जो कि बना हुआ है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। संकल्प पीवाईक्यू सीरीज, बार बार बोल रहा हूं, उसके प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी जेई मेन के ही पीवाईक्यूज हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉम्प्लेक्स में काफी शानदार हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स में आपको पता ही है कि हर सेशन में एक सवाल तो रहता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए यार, हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात समझ लें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस हम कैसे कर सकते हैं, है ना। z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जहां पे x क्या है, x इज गोइंग टू बी अ रियल नंबर एंड y इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ रियल नंबर। मतलब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आइटा y। व्हाट इज आइटा हियर? तो आइटा हम लोग बोलते हैं क्या कि दिस इज डिफाइंड एज रूट ओवर ऑफ -1, है ना। -1 के स्क्वायर रूट को हम क्या डिफाइन करते हैं? आयोटा, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि व्हाट इज x, तो हम बोले कि जो x है दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और x को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस, रियल पार्ट ऑफ z, लाइक दिस, r e और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? z। ऐसे ही y को आप क्या बोलते हो बच्चों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ऐसा नहीं कि इमेजिनरी बोलते हैं कि सर दिखना बंद हो गया y, तो है ना। तो हम लोग कि x इज व्हाट रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y इज व्हाट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन जिसको हम कहते हैं आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्गन प्लेन। ये बिल्कुल आपके कार्टेशियन प्लेन की तरह ही है। हम एक्स एक्सिस को इसमें कहते हैं रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को इसमें क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई है उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख देते हैं क्या? एक्स कॉमा वाई। और वहां से ये पॉइंट P जो है z, यानी कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है ना। इसको a और b की जगह आप ऐसे सोच लीजिए कि दिस इज y, दिस इज x, तो z इज गोइंग टू बी व्हाट? एक्स प्लस आइटा वाई। हम x और y में ही चलने देते हैं, राइट। और ये x है और ये आपका क्या है बच्चों? y है ना। तो मेरे ख्याल से सिंपल है, बहुत क्लियर है कि सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आइटा वाई। x और y रियल है, आइटा इज रूट ओवर -1। x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और सिंपल सी बात है कि इसको हम एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका नाम है आर्गन प्लेन, है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं कभी कभी हम लोग। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वैसे ही है कि हम जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस उन दोनों में नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई के बारे में बात करते हैं, है ना, x प्लस आइटा वाई के बारे में बात करते हैं, और सपोज कीजिए कि y जो है वो जीरो जीरो है ना, x और y रियल है, आइटा रूट अंडर -1 है, वही चल रहा है ना। तो y अगर जीरो हो जाए, तो अगर y जीरो है तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं प्योरली रियल। अगर y जीरो है तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं प्योरली रियल। ऐसे ही अगर x जीरो है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। क्या कहते हैं? प्योरली इमेजिनरी, राइट। तो सबसे पहली चीज यहां पे दिमाग में आती है कि अच्छा सर रियल है, प्योरली रियल है तो रियल भी होगा। तो आंसर हाँ, यहां तो सही है कि प्योरली रियल है तो रियल भी होगा, है ना। लेकिन कोई कहे कि क्या प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी भी होगा? आंसर इज नो। इमेजिनरी का डेफिनेशन अलग है। इमेजिनरी का डेफिनेशन क्या है भाई? कि जब y नॉन जीरो हो, y जब नॉन जीरो है। तो यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, इस चीज को समझिएगा कि प्योरली रियल या रियल एक जैसी चीज है, और वो कब होगा? जब y जीरो है।
प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी एक जैसी चीज नहीं है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब कब, जब x तुम्हारा 0 है, रियल पार्ट 0 है, लेकिन इमेजिनरी कब, जब y कैसा होगा, नॉन जीरो। यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर नॉन जीरो है तो ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी कहते हैं। यानी कि कभी अगर ऐसा कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी, तो आपको मैथमेटिकली कैसे सोचना है इसमें कि y को आपको लेना पड़ेगा नॉन जीरो। y को क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो। ऑन दिस बिहाफ ये जो हमने बात करी है, इस बिहाफ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो 0 प्लस आइटा 0 है, बेसिकली इट इज 0। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, या ये नंबर जो है, जो भी कह लो, है ना, इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। क्यों सर प्योरली रियल? इसलिए क्योंकि इसका आप देख सकते हैं, प्योरली रियल इसलिए क्योंकि इसका y 0 है, प्योरली इमेजिनरी इसलिए क्योंकि इसका x 0 है, बट इट इज नॉट इमेजिनरी। क्योंकि हाँ देखो यही लिखा हुआ, बट नॉट इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी होने के लिए y नॉन जीरो होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है उसको प्योरली रियल भी कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, y नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ट्रिवियल सी बात है ना, आप जेईई मेन एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपको पता ही है कि आयटा का स्क्वायर करेंगे तो -1, आयटा क्यूब लेंगे तो माइनस आयटा, और आयटा की पावर 4 लेंगे तो 1, और इसके आगे फिर रिपीट हो जाएगा कि आयटा की पावर 5 लेंगे तो फिर से आयटा, आयटा की पावर 6 लेंगे तो -1, आयटा की पावर 7 लेंगे माइनस आयटा, आयटा की पावर 8 लेंगे तो 1। तो इस तरीके से रिपीटिशन हो जाता है। इसलिए हम इसको करीब करीब ऐसे लिखते हैं, आयटा की पावर 4n, जहां पे n इंटीजर होना चाहिए ना। तो अगर आयटा के ऊपर आप कोई भी ऐसा पावर चढ़ा रहे हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर हम लोग बोले आयटा की पावर 4n + 1 की बात करें तो द आंसर इज आयटा। आयटा की पावर 4n + 2 की बात करोगे तो -1, यानी कि आप 1 रखिए तो 8, 2 रखिए तो 10, कोई भी ऐसी वैल्यू रखते तो -1, और आयटा की पावर 4n + 3 में ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आयटा, है ना। ये भी बोल सकते हैं, बहुत ऑब्वियस है कि हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। देख सकते हो, एवरी रियल नंबर कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज कॉम्प्लेक्स विथ इट्स इमेजिनरी पार्ट 0। यानी कि हम यहां से ये समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबसे बड़ा सेट है, और रियल नंबर भी उसके अंदर ही है ना, रियल नंबर भी उसके अंदर ही है ना। तो देख लीजिएगा, अलजेब्रा की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, a + आयटा b + c + आयटा d, यहां a b c d हम सब रियल लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, दिस इज सिंपली a + c द रियल पार्ट्स का सम, और प्लस आयटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट का सम। डिफरेंस कर रहे हो तो सिंपल घटाइएगा, बिल्कुल वैसे ही। प्रोडक्ट लिखोगे तो फिर से यहाँ पे AC और -BD, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं जैसे वैसे ही करना है ना, और AD + BC दैट इज गोइंग टू बी द इमेजिनरी पार्ट। डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो C + आयटा D है दैट इज नॉट 0, 0 से डिवाइड अभी भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हालांकि C + आयटा D, तो हालांकि डिवीजन करने के लिए देखो, फाइनल जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ना, तो हमें फाइनल इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, a + आयोटा b के फॉर्म में। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनली जो आंसर आपको लिखना चाहिए इन दिस फॉर्मेट a + आयोटा b, जहां पे ये दोनों ऑफ कोर्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। तो जैसे अगर कोई बोलता है कि डिवाइड करना है सर जी, है ना, डिवाइड करना है, तो फिर आपको सबसे पहले तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो c² + d² आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, और इसका रियल पार्ट निकालिएगा तो AC + BD, और इमेजिनरी शायद BC - AD आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो यानी अल्टीमेटली डिवाइड करने के बाद हमें दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अगर a + आयटा b c + आयटा d ग्रेटर देन, तो हम इस चीज को ध्यान रखें कि दिस इज मीनिंगलेस टू टॉक अबाउट कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है। ये बड़ा और छोटा की बात सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में है। अगर कोई बोलता है कि 2 + 3 आयटा इज ग्रेटर देन 2 - 3 आयटा, तो इस तरह की बातें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं करते हैं, दिस इज मीनिंगलेस। हाँ, दो रियल नंबर को जरूर से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नेवर टॉक, मतलब इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में हम इनइक्वालिटीज एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन कोई बोले कि सर हम रियल नंबर में अगर बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम इनइक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए कि अगर कोई बोलता है कि a + आयटा b इज ग्रेटर देन c + आयटा d, और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि दिस इज मीनिंगफुल, तो आपको बस वहां से क्लियरली एक समझ लेना चाहिए कि ये मीनिंगफुल तो तभी हो सकता है जब दोनों साइड रियल नंबर हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है। यानी कि b और d दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा बोलता है कि इफ दिस हैज टू बी मीनिंगफुल देन b और d
हैज टू बी जीरो, देन बी एंड डी हैज टू बी जीरो। ये बहुत क्लियर रखिएगा, ठीक है ना, कि हम लोग बोले कि इनइक्वालिटीज आर नेवर टॉक्ड ऑफ, लेकिन अगर कभी कोई बोले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है तो दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स जीरो ही होने पड़ेंगे। मतलब ये जो कंपैरिजन है ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स में ही है, राइट। अच्छा, अगर हम कभी बात करें कि ए और बी रियल नंबर्स हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, ए और बी रियल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो है दोस्त, तो इसका एकमात्र ऑप्शन है कि ए और बी दोनों जीरो होंगे, है ना। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ए और बी रियल है। बट अगर कोई कहता है कि भाई Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, और फिर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर जीरो दिया हुआ है, तो हम लोग लेके सिर्फ इसका एक ऑप्शन नहीं है कि Z1 जीरो Z2 जीरो, यहां इनफाइनाइट ऑप्शन है। तो अगर रियल नंबर्स में खेल रहे हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, तो फिर इसका एक ही ऑप्शन है कि ए को भी जीरो होना पड़ेगा, बी को भी जीरो होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो और कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल रहे हो कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर जीरो है, तो लेकिन इनफाइनाइट ऑप्शन है, इनफाइनाइट ऑप्शन है। जैसे इसमें एक ऑप्शन और भी बतला दिया है, Z1 इज 1 एंड Z2 इज आइटा, इसका स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो ऑफ कोर्स आंसर क्या आएगा, जीरो। अभी तक क्या होता था कि रियल नंबर में स्क्वायर करने के बाद कभी भी नेगेटिव नहीं होता था, बट अब आप कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने पे नेगेटिव हो सकता है। जैसे आप देखो ना, आइटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो इसलिए हम इस चीज को समझते हैं कि भाई यहां पे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो लिखा हुआ है, तो सिंस ए स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो होने के लिए फिर एक ही कंडीशन है कि दोनों के दोनों को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी आ सकता है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है ना। तो सम होने के बाद जीरो पॉसिबिलिटीज बहुत तरीके से क्रिएट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे सर? इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए, Z1 प्लस आइटा Z2 इंटू Z1 माइनस आइटा Z2 इक्वल टू जीरो। कोई बोले ऐसे टूट सकता है सर? हाँ देख लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, बैक मल्टीप्लाई कर लो। आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओगे तो a स्क्वायर दैट इज Z1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आइटा स्क्वायर Z2 स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर -1 होगा तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। तब आप देखो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो अभी भी वही चीज होगी, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो। तो अगर आप किसी को भी जीरो करते हो बच्चों, तो आप देखो ना, जैसे इसको जीरो करते हो तो Z1 इक्वल टू माइनस आइटा Z2 आ गया, और उसको जीरो करोगे तो Z1 इक्वल टू आइटा Z2 आ जाएगा। अब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोचो, है ना, Z2 कोई भी एक 3 + 4 आइटा मान लिया, आप उसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दो तो Z1 मिल जाएगा। तो Z2 आपने 3 + 4 आइटा लिया और आइटा से मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिला आपको, ठीक है, उनका स्क्वायर करके लिखोगे तो ऑफकोर्स आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। या फिर अगर हम माइनस आइटा से भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी हम लोग बोले कि सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, कभी इस तरह की चीजें रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, ये सब प्रॉपर्टी तभी होल्ड करती है जब इनमें से कम ए और बी में से कम से कम, बहुत बार हमारी आदत होती है ऐसे लिख देने की, बट हम लोग बोले कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, इसमें से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ईदर ए और बी इज नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव। नहीं तो फिर क्या करेंगे सर, अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ए और बी, तो फिर दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालिएगा और फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्लियर है मेरी बात? कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ए और बी में से कम कोई एक नॉन नेगेटिव है तब तो ये प्रॉपर्टी सही है बेटा। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं नहीं सर, दोनों ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो क्या ये लगा सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं लगा सकते। फिर उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे सर? फिर उस केस में रूट ए अलग से निकालिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उस पे, और रूट बी अलग से निकालिए, और फिर निकालने के बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। एक्स अगर रियल नंबर है तब मॉड एक्स का मतलब आपको पता है कि मॉड एक्स इज एक्स व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेनेवर एक्स इज लेस देन जीरो। तो एक्स अगर रियल नंबर है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर एक्स अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी या जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड जेड ऐसे नहीं ओपन होगा कि दिस इज जेड व्हेनेवर जेड इज पॉजिटिव एंड माइनस जेड व्हेनेवर जेड इज नेगेटिव। मॉड जेड का बिल्कुल डिफरेंट मतलब होता है, जो अभी हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं, ना। तो रियल नंबर के लिए तो मॉडलेस अलग तरीके से काम करेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डेफिनेशन, राइट। उस पे आते हैं हम लोग, है ना। अभी हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जो पहला टर्म है दैट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट सिंपल है, आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आइटा b है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको z बार से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज a माइनस आइटा b। कैसे मिलता है?
बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। देख सकते हो यहां पे इमेजिनरी पार्ट b है और यहां इमेजिनरी पार्ट क्या है, -b। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लॉट करते हैं ना आर्गन प्लेन में बॉस, तो ये रियल एक्सिस पे मिरर इमेजेस होंगे, क्योंकि ये a कॉमा b होगा और ये कॉमा -b होगा, तो ये क्या होगा, मिरर इमेजेस, है ना। जैसे -z बनाइएगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये a कॉमा b है तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा -a कॉमा -b, और इसका कॉन्जुगेट लीजिएगा तो ठीक ऊपर। तो कभी भी आप z z बार -z बार की बात करेंगे ना ऑन द आर्गन प्लेन, z z बार -z और -z बार, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि अगर ये a कॉमा b है तो ये a कॉमा -b है, यानी ये लेंथ है 2b, और ये -a कॉमा b आएगा तो ये लेंथ है 2a, तो ये 2a है, ये 2b है, तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना। z प्लस z बार निकालिएगा तो z और z बार को ऐड कीजिएगा तो 2a आएगा, और 2a क्या है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, दोनों को घटाइएगा तो 2 आयोटा b आएगा, यानी कि 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर है, b के बराबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आप z और z बार को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट मॉड ऑफ z स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मॉड ऑफ z स्क्वायर, z लाइज इन सब बता दिया, है ना। मॉडुलस की बात करते हैं, हाउ वी डिफाइन अ मॉडुलस। मॉडुलस डिफाइन करना इज वेरी वेरी इजी, है ना, वेरी वेरी इजी। क्या कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस उसका मॉड कहलाता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस इसका मॉड कहलाता है, और मॉडुलस को जनरली हम r से डिनोट करते हैं ना, आप अपने हिसाब से कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम r से जनरली डिनोट करते हैं। ये कैसे आएगा भाई, ये लेंथ अभी अभी बात करी, ये है y और ये क्या है भैया x, तो r निकालिएगा तो r दिख रहा है ना कितना आएगा, पाइथागोरस बना दीजिए, √x² प्लस y², यानी कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, हाउ वी फाइंड मॉड z, दिस इज रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, है ना, वेरी बेसिक, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, और सिंस ये डिस्टेंस है तो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मॉड z 0 हो गया, इसका सिंपल मतलब क्या हो जाएगा बोलो, मॉड z अगर 0 हो गया तो एक ही मतलब है कि वो पॉइंट ओरिजिन होगा। अगर कभी ऐसा बोलता है कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 0 है, तो इसका सिंपल मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है तो डिस्टेंस 0 का मतलब होता है 0। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मॉड z इज 5, तो अगर मॉड z अगर 5 है यानी कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस 5 है, तो बच्चों अगर ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो आप सोचो ना कैसा होगा। हालांकि ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है तो एक सर्कल बना दो, है ना, एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बना दो रेडियस 5 का, यानी कि हम लोग बोले कि अगर मॉडुलस z 5 है तो हम लोग बोले कि द ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी लाइंग ऑन दिस सर्कल जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, मतलब रेडियस क्या होगा 5, तो वही लिख रहा है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द सेम मॉडुलस, जिन भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस क्या है सेम, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, है ना, देख लीजिएगा। उल्टा अगर हम लोग पूछे कि मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइंग ऑन द सेम सर्कल विल हैव सेम मॉडुलस, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द सेम सर्कल विल हैव सेम मॉडुलस, है ना, तो आंसर इज नो, ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कोई सोच ले कि अरे सर है तो कि अगर मान लीजिए इन पे ही लेते हैं तो हमेशा सेम होगा, तो आंसर इज नहीं बेटा, क्योंकि आपने इसमें तो सेंटर ओरिजिन ले लिया ना, सेंटर तो बोला ही नहीं उसने कुछ, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से, तो ये सब कभी कभी ट्रिकी बातें यूज हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इस पे जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाई कर रहे हैं सबका मॉडुलस सेम थोड़ी है, तो अभी जो मैंने बोला वो क्या बोला कि ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द सेम सर्कल विल हैव सेम मॉडुलस, आंसर इज नो। यहां पे देख सकते हैं इस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं सबका मॉडुलस सेम नहीं है ना, सबका मॉडुलस सेम नहीं है, तो इस चीज को समझिएगा, ठीक है। आर्गुमेंट की बात करते हैं, हाउ वी डिफाइन आर्गुमेंट गाइस, सिंपल एंड प्लेन है आर्गुमेंट डिफाइन करना, है ना, कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपको आर्गुमेंट निकालना है ना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपको आर्गुमेंट निकालना है, सपोज कीजिए मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपको आर्गुमेंट निकालना है, ये है z,
तो जो लाइन है विच ज्वाइंस ओरिजिन एंड दिस जेड, इसको पॉइंट पी के देते हैं ना, ओरिजिन और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो जितना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। कि अगर कोई बोले कि हाउ वी डिफाइन आर्गुमेंट, तो हम लोग बोले कि ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज इट्स आर्गुमेंट, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जैसे इस केस में हम लोग ऐसे लिखते हैं एंड इसकी वैल्यू थीटा है। आर्गुमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। क्यों सर मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है ना आर्गुमेंट की। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम लोग z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो जब इसको आप यहां पे रिप्रेजेंट कीजिएगा आर्गन प्लेन पे 1,1, तो बच्चों वैसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिया है ना, सो दैट की दिक्कत ना हो। तो ये एंगल आपको दिख रहा है π/4 है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ हम लोग बोल रहे हैं और भी एंगल बना सकते हैं, जैसे इसको घुमा के ले आए, तो ये भी तो हमने इसके साथ ही मेजर किया है, यानी π/4 भी इसका आर्गुमेंट है और 2π प्लस π/4 भी इसका आर्गुमेंट है। बोले फिर तो एक चक्कर और हो जाए सर जी, तो मजा ही आ जाए। आंसर इज यस, ये भी आर्गुमेंट है। कोई बोले कि सर मैं इधर से घूम के आके इधर से मेजर कर लूं, तो भी यस, ये भी आर्गुमेंट। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आर्गुमेंट एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, तो इसलिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। जैसे एक हो गया जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, एक हो गया जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो अगर जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर थीटा इज वन ऑफ द आर्गुमेंट, देन जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट विल बी 2nπ प्लस थीटा, जो कि मैंने अभी बताया ना 2π जोड़ जोड़ के, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो 2π घटा के भी ला सकते हो, समझ में आ रही बात। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है, इंटीजर इज बेटर, इंटीजर इज बेटर। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर ये एक एंगल थीटा बना रहा है ओपी, है ना, तो हम लोग कि जनरल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 2nπ प्लस थीटा। एनी टू आर्गुमेंट्स डिफर बाई 2π, ये थोड़ा सा अजीब सा है ना, क्योंकि n की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग बातें हो सकती हैं। आप पता नहीं है क्यों लिखा हुआ है, 4π भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। by specifying the modulus and argument a complex number is completely defined, this is very much okay। क्योंकि सिर्फ आपने अगर मान लो मॉडुलस डिफाइन किया, तो मॉडुलस में तो एक लोकस बन जाता है ना, मॉडुलस में क्या बन जाता है लोकस। अगर कोई बोले कि सिर्फ आर्गुमेंट डिफाइन है, तो आर्गुमेंट डिफाइन है तो इसके ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबका आर्गुमेंट थीटा ही तो है, और आगे भी जितने हैं, है ना। तो यानी कि सिर्फ आर्गुमेंट या सिर्फ मॉडुलस से कोई यूनिकली नहीं डिटरमिन कर सकता है एक्सेप्ट वन नंबर, एंड दैट इज 0 प्लस आइटा 0। 0 प्लस आइटा 0 को यूनिकली आप मॉडुलस से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबको यूनिकली डिटरमिन करने के लिए आपको मॉड भी चाहिए और आर्गुमेंट भी चाहिए, तभी बात बनेगी, है ना। तो बाय स्पेसिफाइंग द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी यूनिकली डिफाइंड। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आइटा 0 द आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, एंड दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस, है ना। आर्गुमेंट इम्पार्ट डायरेक्शन एंड मॉडुलस इम्पार्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इसको वेक्टरियली अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें, तो हमें ये दिखेगा कि आर्गुमेंट जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, कोशिश कर रहा है, और जो मॉडुलस है वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर एक आर्गुमेंट का ही भाई है एम्पलीट्यूड, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में कोई भी एंगल नहीं ले सकते, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड में कोई भी एंगल नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ वही एंगल ले सकते हैं जो -π से π है, ओपन -π क्लोज π, है ना, ओपन -π क्लोज π, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर आपसे कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पूछ रहा है या एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो उस केस में आप कोई भी थीटा आंसर नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ वही थीटा आंसर करना पड़ेगा जो इस रेंज में बिलोंग करेगा, ओपन -π से क्लोज π। इस तरीके से होता है एक लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट पूछेगा तो इसमें भी थीटा ओपन 0 से क्लोज 2π होना चाहिए। कोई बोले 0 क्यों हटा दिया सर, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और 0 को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे कि ओपन 0 से कहां तक जाएगा 2π, 2π क्लोज है सर, यस, क्योंकि अगर आपने 2π भी ओपन कर दिया तो जो पॉजिटिव रियल एक्सिस वाले नंबर्स हैं उनका आप लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए ध्यान रखिएगा
कि जो एंगल्स होंगे वो ओपन जीरो से क्लोज टू पाई के बीच के होंगे। ठीक है जी। अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को भाई साहब। एक तो वही हो गया जो आपका कार्टेशियन फॉर्म है, जिसमें हम z को x प्लस आइटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड z आपको क्लियर ही है, z बार आपको क्लियर ही है। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के लिए हम एक काम कर सकते हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के लिए, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट अगर कभी भी निकालना हो या एम्पलीट्यूड, तो हमेशा ऐसा कीजिए, आप थीटा को निकाल लीजिए। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, देख लीजिए कुछ मिस कर दिया तो फिर आपके ऊपर है ना। तो हम सबसे पहले थीटा निकाल लें और उसको ऐसे निकालें, tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x, ऐसे निकालिए। एक्स वाई कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप मॉड y अपॉन मॉड x निकालिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर सीधा थीटा हो। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका x का जो पार्ट है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, पाई माइनस थीटा। मतलब जो भी आपने थीटा निकालना उसको पाई से पाई माइनस थीटा कर दिया। कोई बोले नहीं सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फिर आप जो भी थीटा निकालेंगे फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा, और अगर इस वाले क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में तो आंसर क्या होगा, थीटा माइनस पाई। तो बहुत बेसिक सी बात बता रहे हैं। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना है तो सिंपली इस ट्रिक को यूज कीजिए ना, बिल्कुल प्रो टेक्निक है। प्रो टेक्निक क्या है कि आप थीटा निकाल लीजिए tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x, मॉड लगा के, और फिर देख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में। जैसे ही दिखे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आंसर सीधा थीटा। सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ में सीधा क्या आ जाएगा आपका आंसर, माइनस थीटा। किसके लिए बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी दिमाग में रखिएगा कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना, आर्गन प्लेन पे z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, तो दिस इज सिंपली मॉड ऑफ z1 माइनस z2, दिस सिंपली मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। अब बोलोगे सर ये डिस्टेंस z1 माइनस z2 का मॉडुलस कुछ खास नहीं है, z1 z2 को ले लीजिएगा और मॉड निकालिएगा ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही आ जाएगा। क्या जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में दूरी के बारे में बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई खास चीज नहीं है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे आ रहे हैं ना। कभी भी हम एक सर्कल की इक्वेशन को लिखते हैं आर्गन प्लेन में, बच्चों ध्यान से, और मान लीजिए उसका सेंटर z0 है और रेडियस r है। अगर उसका सेंटर z0 है और रेडियस r है ना, छोटू सा बना देता हूं इधर, तो अगर सेंटर z0 है और रेडियस r है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो गया। ये वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, मॉडुलस ऑफ z माइनस z0, है ना, ये जो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z माइनस z0। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अपोलोनियस सर्कल के बारे में, है ना, अपोलोनियस सर्कल के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। अगर नॉर्मली इसको कीजिएगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट जो अपन बतला रहे हैं अगर उसके हिसाब से कीजिएगा तो आपको तुरंत विजुलाइज हो जाएगा और शायद समय भी आपका कम लगे, है ना। देखेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस में भी देखेंगे। आपको बोले सर है क्या, वो बता दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग बोले कि मान लीजिए कि कोई एक वेरिएबल पॉइंट P है और दो फिक्स पॉइंट्स A और B हैं, और पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है बच्चों कि PA अपॉन PB हमेशा एक कांस्टेंट है ना, हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो पॉइंट P जिसको Z बोल रहा है ना, मूव्स इन आर्गन प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स Z1 एंड Z2, A और B दो फिक्स पॉइंट है, सच दैट PA अपॉन PB इज समथिंग K। अब K के ऊपर दो चॉइसेस है ना, कि K एक तो हो जाएगी सर 1 है, या फिर दूसरा है कि K 1 नहीं है। तो K इक्वल टू 1 के केस में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। जैसे कोई बोलता है कि सर एक पॉइंट है A Z1 और एक पॉइंट है B Z2, और K की वैल्यू हम लोग 1 वाला केस ले रहे हैं ना, तो यानी कि PA अपॉन PB इज 1, PA अपॉन PB इज 1 मतलब PA इक्वल टू PB। मतलब एक पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है आर्गन प्लेन में कि PA और PB हमेशा बराबर है, तो इसके राइट बाइसेक्टर पे ही तो मूव करता है बॉस, है ना। ये किस पे मूव करता है, इसके राइट बाइसेक्टर पे मूव करता है ना। P इधर कहीं होगा तो PA और PB क्या होगा, बराबर। तो एक तो राइट होगा 90 डिग्री होगा और इसका बाइसेक्टर होगा। तो K कभी भी 1 है ना बच्चों, तो सीधा आप समझ लीजिएगा कि राइट बाइसेक्टर की बात कर रहा है। लेकिन कोई बोले K 1 नहीं है सर, है ना, K 1 नहीं है,
अगर कोई बोलता है के वन नहीं है ना, के वन नहीं है, सुनना ध्यान से बच्चों, तो हम लोग बोले पी ए अपॉन पी बी अगर के है तो सुन लेना ध्यान से, है ना, क्योंकि ये हमारा यूटिलाइज हो सकता है। जैसे हमने बोला कि दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, और के अगर वन नहीं है तो आपको ये चीज समझ में आती होगी, है ना, ये चीज समझ में आती होगी, क्या चीज समझ में आती होगी, कि इसके ऊपर, है ना, के वन नहीं है, पहली चीज समझिएगा, ठीक है ना, तो इसके ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर दो ऐसे पॉइंट होंगे जो उसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे। एक इंटरनल होगा, मान लीजिए P यहां है, तो PA अपॉन PB इज k:1, एक ये है और ये 1 है। एक तो इंटरनल पॉइंट होगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट भी होगा कहीं P, इसी लाइन सेगमेंट में, है ना, आगे की साइड, सच दैट कि PA अपॉन PB इज k:1। कोई बोलेगी सर उधर नहीं हो सकता है क्या? उधर हो सकता है, डिपेंड करता है k की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, क्या है ना, 1 तो नहीं है एटलीस्ट, है ना, 1 अगर है तब तो यही बनेगा, है ना, 1 है तो यही बनेगा, समझ रहे हो बात को? तो हम लोग इस चीज को समझेंगे कि अगर के 1 नहीं है तो हम लोग बोले कि देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन ज्वाइनिंग ए बी, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, जो उसको k:1 में डिवाइड कर रहा होगा। तो कोई पूछे सर P का लोकस क्या होगा, बस इस चीज को आप सुन लीजिएगा, है ना, ये जो दो पॉइंट्स आए हैं ना, ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, कौन, P और P, मतलब या इसको ऐसे बोल दीजिए, एक पॉइंट P1 होगा और एक पॉइंट P2 होगा। P1 इसको इंटरनली k:1 में डिवाइड कर रहा होगा, P2 इसको एक्सटर्नली। तो इन दोनों को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाओगे ना गुरु, इन दोनों को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाओगे, P उसी पे लाई करेगा, P उसी पे लाई करेगा, और इस सर्कल को हम लोग कहते हैं गाइस अपोलोनियस सर्कल। तो बिल्कुल दिमाग, दिल, गुर्दा जो भी है ना उसमें बिठा लीजिए ना, घुटना जो भी हो आपका, है ना, उसमें बिठा लीजिए कि क्या है, क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल प्रो टेक्निक है कि अगर कभी बोलता है कि PA अपॉन PB इज 2, PA अपॉन PB इज 3, PA अपॉन PB इज हाफ, PA अपॉन PB इज 1/3, मतलब 1 नहीं है, तो इमीडिएटली हम सोचेंगे कि ये अपोलोनियस सर्कल की बात कर रहे हैं। और अपोलोनियस सर्कल बनाना कैसे है कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन पे दो पॉइंट्स होंगे, जो एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, जो इनको डिवाइड कर रहे होंगे इन द रेशियो k:1, और उनको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनाओगे वही इसका लोकस होगा। तो कोई बोले इसका सेंटर क्या होगा, तो P1 और P2 का मिड पॉइंट, इसका सेंटर क्या होगा, P1 और P2 का मिड पॉइंट। इसका रेडियस क्या होगा, तो ये जो P1 और P2 दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच का डिस्टेंस अपॉन 2 इज गोइंग टू बी द रेडियस। आई होप इट इज क्लियर। और मेरे ख्याल से यही सब बातें यहाँ पे की गई होंगी, आप चाहे तो खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना, जब ये अपलोड हो जाए। नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड इन सेंटर, तो ये अभी वेक्टर में बतलाया था, 2D में बतलाया था ना, z1 + z2 + z3/3 in center will be az1 + bz2 + cz3 upon a + b + c. Ortho center is going to be z1 tan a + z2 tan b + z3 tan c upon tan a + tan b + tan c, या फिर tan a tan b tan c भी लिख सकते हैं। Circum center is going to be z1 sin 2a + z2 sin 2b + z3 sin 2c upon sin 2a + sin 2b + sin 2c, है ना। एक होता है पोलर फॉर्म, है ना, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंट एंड मॉडुलस रिप्रेजेंट करते हैं, r एंड थीटा। जैसे मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है r और इसका आर्गुमेंट है थीटा बॉस, तो अगर इसका मॉडुलस r है और इसका आर्गुमेंट थीटा है तो ये r cos थीटा हो गया, ये r sin थीटा हो गया। तो लेके z = x, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा, तो ये r कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा। और इसको इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिखते हैं r सिस थीटा, है ना, नॉट ट्रांस, ध्यान रखिएगा, है ना, r सिस थीटा, c फॉर cos आयटा sin थीटा, है ना। और यहां पे r हमेशा ध्यान रखिएगा मॉडुलस है तो इट विल बी ऑलवेज 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 ग्रेटर देन 0, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कभी ऐसा कुछ सीन आ जाए कि आपको दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z - अल्फा = थीटा, तो बहुत सारे बच्चे एकदम त्राहिमाम कर जाते हैं कि क्या लिख दिया सर, सिंपल एक रे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक रे लिखा हुआ है। अल्फा आपका हमेशा फिक्स होगा। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं लिख के, है ना, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z - 2 - 3 आइटा = π/2, सिंपल है। सबसे पहले आप अल्फा को प्लॉट कीजिए। अल्फा मतलब इस केस में क्या है भाई, z - अल्फा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या है ना, बिल्कुल कायदे से लिख लो, z - ऐसे करके लिख लो, है ना, तो ये है अल्फा, है ना। तो सबसे पहले अल्फा को प्लॉट कर दीजिए, अल्फा जैसे 2, 3 आ गए। फिर क्या कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो सिंपल इसके साथ एक सोच लीजिए मन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ऐसा कुछ सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए ना, ये लोकस नहीं है। सबसे पहले इस अल्फा को प्लॉट किया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बना दिया,
अब इससे यहां जो एंगल दिया उतने ही एंगल पे अब एक रे चलेगा, है ना, हमेशा उतने ही एंगल पे एक रे चलेगा और वही हमारा लोकस होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इससे π/2 एंगल पे चलेगा, मतलब ऐसा चलेगा, तो ये 90 डिग्री पे जो चलेगा तो हम लोग बोले जेड इधर लाई करेगा, ये पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ये वाला पॉइंट 2,3 जेड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो ना जेड अगर 2,3 हो गया तो ये आर्गुमेंट ऑफ 0 हो जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसलिए हम लोग बोले कि इसके ऊपर ये जो पॉइंट है नीचे नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना, π/2 है, इस तरीके से मूव करेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से। कोई बोले सर नीचे वाला π/2 क्यों नहीं लिया? नहीं, नीचे वाला कब लेंगे? जब यहाँ पे या तो 3π/2 हो या फिर -π/2 हो। जैसे यहाँ π/2 हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, आप तो दिमागी मत लगाइए, लफड़ाई मत कीजिए, आप तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में दिया। जैसे अगर ये π/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई बोलता है कि -π/2 है तब आप इसमें क्लॉकवाइज जा सकते थे, समझ में आया क्या? कोई बोलता है 3π/2 है तो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो भी वो नीचे ही आता है इधर। लेकिन अगर सिर्फ π/2 है बॉस तो फिर सिर्फ ऊपर का इतना ही पार्ट आएगा। यानी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा में क्या करेंगे आप? पहले अल्फा प्लॉट करेंगे और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस को दिमाग में रख लेंगे, है ना, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और वहां से थीटा एंगल पे आपको बोले सर π/2 की जगह यहां 2π/3 होता तो फिर यहां से 120 डिग्री पे चल, समझ में? तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा दिया हुआ है तो सिंपली एक रे होगा, और वो जो रे होगा अल्फा प्लॉट कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस को मन में सोचिए या बना लीजिए, और वहां से थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा अगर पॉजिटिव है ना, थीटा नेगेटिव होगा तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतना ही मूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। को बोले वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सिंपल है भैया। एक चीज का ध्यान रखिएगा बस, है ना, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिनोट करता है। वो उस पॉइंट का क्या डिनोट करता है? पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर कोई बोलता है कि सर यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सपोज कर लीजिए देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z ओवर हियर, तब z क्या करेगा? जैसे कि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट p है, तो जैसे आप OP वेक्टर लिखते थे ना, इसका पोजीशन वेक्टर, तब आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जो OP वेक्टर है दैट इज नथिंग बट z। मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन will be treated as position vector of that point, सिंपल सा है ना। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर z1 corresponding to the point a can be treated as the position vector of that point। तो जैसे आप कभी कोई बोले कि सर pq वेक्टर लिखना है हमें, तो pq वेक्टर हम कैसे लिखना सीखे थे? लास्ट माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर, एकदम वेक्टर इक्विवेलेंस चल रहा है ना, तो pq वेक्टर लिखना है तो लास्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का, यानी oq माइनस op, और oq क्या है? z2, op क्या है? z1। यानी कि pq वेक्टर अगर लिखना है बॉस तब आप देख सकते हैं कि दिस इज z2 माइनस z1। आप अगर मॉड्यूलस ऑफ pq निकालते हैं और मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1 निकालते हैं, इक्को ही बात है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ pq भी इसका लेंथ ही डिनोट करता है और मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1 भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को ही रिप्रेजेंट करता है। मेरे ख्याल से क्लियर है बात, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 निकालना है कभी भी, है ना, z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2 जो भी है, थोड़ा उल्टा हो जाएगा इस केस में। यहां शायद z2 माइनस z1 लिख देते हैं तो थीटा आ जाता, खैर यहां पे लिखा नहीं, छोड़ो इसको, आप गोली मारो। आप तो बस ये समझिएगा कि अगर कभी भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है ना, z2 माइनस z1 लिख दूं तो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो इसको बस पीछे की साइड ले जाइए और ये जितना एंगल बना रहा हो ना, मान लीजिए थीटा है तो हम लोग दिस इज गोइंग टू बी थीटा, बस सिंपल सी बात है ना। इसको मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना बच्चों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, इसको यूलर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है e की बार आयटा एक्स इज cos x प्लस आयटा sin x, इसको यूलर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये भी बहुत जगह यूज होगा टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन। जैसे z इक्वल टू अभी हमने देखा था ना r cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, अभी देखा था r इंटू cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा r sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं z को r e की पावर आयटा थीटा। क्यों सर? क्योंकि आपने देखा ना कि cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, अब क्या लिख सकते हो आप? e रेज टू द पावर आयटा थीटा, है ना। क्लियर मेरे ख्याल से। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फटाफट एक नजर मार लेते हैं, है ना। जैसे ये कॉन्जुगेट से रिलेटेड है तो z बार का बार इटसेल्फ इज z, है ना, z माइनस z बार, ये भी बताया 2 आयटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z1 माइनस z2 का होल बार या 2 से ज्यादा भी हो तब भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, z1 बार माइनस z2 बार, z1 अपॉन z2 का होल बार, दिस इज अगेन z1 बार अपॉन z2 बार, z2 नॉन जीरो, z प्लस z बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z,
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का भी बार रहता है तब भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। Z1 Z2 का बार है Z1 बार इंटू Z2 बार। तो मेरे ख्याल से वेरी ऑब्वियस थिंग्स। मॉडुलस में बात कीजिएगा तो मॉडुलस Z हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप इट इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। मॉडुलस Z जो होगा वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ Z से बड़ा होगा, क्योंकि मॉड Z क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x से तो बड़ा ही होगा ना यार। ऐसे ही मॉड Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। नेक्स्ट थिंग मॉड Z बार, मॉड माइनस Z एंड मॉड माइनस Z बार, ये सब सेम ही होगा। अभी अभी हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, वहां पे आपने देखा होगा इस चीज को। Z बार इज मॉड Z स्क्वायर, अभी समझाया थोड़ी देर पहले, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उल्टा सीधा दोनों तरफ से यूज होता है। Z1 Z2 का मॉडुलस इज मॉड Z1 इनटू मॉड Z2। Z1 अपॉन Z2 का मॉड इज मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, Z2 नॉट जीरो ऑफ कोर्स, है ना। Z की पावर n का मॉड या मॉड Z की पावर n, बोथ आर गोइंग टू बी सेम थिंग। क्लियर है? ये पता नहीं फिर से क्यों, हाँ सॉरी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी शायद इसमें है, तो इस वाले को डिलीट कर ही देते हैं ना, क्योंकि नहीं तो फिर लगेगा दो बार आगे, है ना। ओके, ये लास्ट पॉइंट बस एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसको देख लीजिए ध्यान से कि कभी भी आप Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस देखिएगा तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, है ना। आप ट्रायंगल बना के देख सकते हैं इसको, है ना। और दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल मॉड, है ना। कभी कोई पूछे कि सर इसमें इक्वालिटी कब होता है तो ओरिजिन Z1 Z2 मस्ट बी कॉलिनियर एंड Z1 एंड Z2 मस्ट बी ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन। और इधर वाली इक्वालिटी कब होल्ड करती है, अगर नहीं समझ में आया तो जो मैंने बोला वो लिख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होगा। ये कब इक्वालिटी होल्ड करेगी, जब ओरिजिन Z1 Z2 तीनों कॉलिनियर होंगे। ये सब प्रूव किया जाता है क्लासेस में, है ना। अभी इतना समय नहीं है इसलिए मैं आपको बस बतला दे रहा हूं मौखिक तौर पे। और इधर वाली इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इसमें भी ओरिजिन Z1 Z2 कॉलिनियर होता है, बट Z1 Z2 आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, है ना। इसमें सेम साइड ऑफ ओरिजिन रहेगा Z1 Z2 और उधर वाले में ऑपोजिट साइड, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2, एम्पलीट्यूड वर्ड यूज हुआ है, मतलब माइनस पाई से पाई वाला चीज चाहिए होगा राइट हैंड साइड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 इज एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 प्लस 2k पाई। 2k पाई क्या कर रहा है सर यहाँ पे, 2k पाई क्या कर रहा है कि ये इस साइड को इंश्योर कर रहा है कि ये माइनस पाई से पाई होना चाहिए, है ना। ये माइनस पाई से पाई होना चाहिए, मतलब कभी ऐसा हो कि भाई आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड को ऐड किया, ये पाई क्रॉस कर गया भाई, तो आपको घटाना पड़ेगा 2 पाई, है ना, सो दैट ये माइनस पाई से पाई है। मतलब के यहां पे ऐसे सेलेक्ट करना होगा कि ये पूरा राइट हैंड साइड माइनस पाई से पाई है, बस इतना काम है। ये लॉग की प्रॉपर्टी की तरह ही यूज होगा ना। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2, और फिर से प्लस 2k पाई, सेम लॉजिक्स, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n इज n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस 2k पाई। तो वेयर प्रॉपर वैल्यू ऑफ k मस्ट बी चोजन सो दैट RHS लाइज इन ओपन माइनस पाई से क्लोज पाई। क्यों सर, क्यों इस इंटरवल में, क्योंकि आपसे यहां एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पूछ रहा है मेरे भाई, है ना। क्लियर रखिएगा। चलिए कुछ सवाल आ रहे हैं भाई, करना चालू करते हैं सवालों को। इससे पहले जो सवाल है उसमें Z1 2 प्लस 3 आएगा और Z2 दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है ना। मैं बता रहा हूं ना, बार बार आजकल सेट के फॉर्म में बहुत पूछते हैं। तो Z यहां पे एक है तो x प्लस आइटा वाई मान लीजिए आप, है ना। तो यहां Z माइनस Z1 लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 प्लस आइटा टाइम्स y माइनस 3 ऐसा कुछ आएगा, इसका स्क्वायर, है ना, माइनस। आप खुद से कर लीजिएगा, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, है ना। x माइनस 3 प्लस आइटा टाइम्स, आप समझ रहे, z को मैंने यहां पे क्या लिया है, x प्लस आइटा वाई। तो जब मैं z माइनस Z1 करूंगा तो x माइनस 2 और प्लस आइटा टाइम्स y माइनस 3, और z माइनस Z2 करूंगा तो x माइनस 3 प्लस आइटा टाइम्स y माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। Z1 माइनस Z2 मतलब 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, और प्लस 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। ठीक है, ये चीज दी हुई है। अब ये मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा ना, है ना। इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, तो यानी कि इधर की साइड आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस y माइनस 4 का स्क्वायर, और उधर आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा रहे हैं भाई, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या होगा, एक तो दोनों का सम आएगा 2x माइनस 5
है ना, और दोनों का सब्ट्रैक्शन x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 दैट इज 1। इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो एक तो आ जाएगा 2y माइनस 7 और a माइनस बी में फिर से ठीक है 2, यानी क्या 2x प्लस 2y और 7 5 12 और 2 इधर आएगा तो माइनस 14 इक्वल टू 0। सो मेरे ख्याल से इसका जो आ रहा है वो ये आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये बोले स्ट्रेट लाइन सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट हाइपरबोला तो नहीं होगा, है ना, हाइपरबोला तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में तो सही है, और सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दोनों पे 7 और 7 है तो सम इज 14 और ऐसे बोला माइनस 18, तो ये तो रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए 2023 का जेईई मेन है, बिल्कुल सिंपल लल्लू सा है, तो हो सकता हो आपके सेक्शन में बहुत इजी वाला आ जाए, काम हो जाए आपका, है ना। अगले भी कह रहे हैं कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज ट्रू, z इज नॉट इक्वल टू माइनस आइटा, क्योंकि ये माइनस आइटा नीचे वाले के हिसाब से ना। देन z लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर बताना है, सेंटर बताना है उसका। तो देखो एक तो है कि भाई आप z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, है ना, कोई बहुत भारी काम नहीं करना है, कोई बहुत भारी। मेथड 1 तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि z को एक्स प्लस आइटा वाई रखिए, आप करके देख लीजिएगा, बन जाएगा ना। इसे मैं आपको वो बतला रहा हूं पी अपॉन पी बी इक्वल टू के वाला, है ना, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा मेथड 2 पे फोकस कर देता हूं मैं आपके लिए। आपने भी ट्राई किया होगा तो आपको भी मजा आया होगा, लेकिन नहीं किया होगा तो फिर आप देखिए कैसे होता है ना। P अपॉन पी बी इक्वल टू के, तो मैंने क्या बतलाया था भाई कि पहले तो A और B पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। देखो यहां पे क्या है, A ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, Z1 माइनस Z2 का मॉड इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2, यानी ये Z का जैसे P पॉइंट है Z, तो A पॉइंट क्या हो गया इसके हिसाब से 2 आइटा, और B पॉइंट क्या हो गया माइनस आइटा। तो एक तो हो गया पॉइंट बच्चों A 0,2 और एक पॉइंट हो गया B 0,-1। अब P पॉइंट कैसे मूव कर रहा है कि PA अपॉन PB इज 2, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट प्लॉट कर दूं, है ना। PA अपॉन PB इज 2 मतलब P का A से डिस्टेंस 2 है, B से 1 है, तो एक तो P यहां पे आएगा P1, एक तो P यहां आएगा, है ना, कि ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। फिर एक एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल पे 2 इधर, है ना, और इधर से ये 1। तो बच्चों अगर ये पूरा 2 है और ये पूरा 1 है, तो ऑफकोर्स अगर ये पूरा 2 है ये पूरा 1 है, तो ये तो 1 ही होगा ना इसके हिसाब से। अब पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी मैं बात बहुत सिंपल सी कह रहा हूं, है ना, सिंपल नहीं भी आ सकता है, ऑब्वियस बात है कि बहुत इजी बात है। पता नहीं ये क्यों नहीं ले रहा, चलो कोई नहीं। हम ये सोचे कि एक तो इंटरनल पॉइंट है, तो जो कि दिख ही रहा है कि इधर 2 और इधर 1 वाला, तो एक पॉइंट तो यही हो गया, है ना। दूसरा हम लोग बोले कि एक इधर की साइड 2 होगा इधर से, और इधर से 1 होगा, तो अगर ये 1 है तो इसके लिए ये भी 1 होगा, तो यानी बी को मिडिल पॉइंट होना पड़ेगा। तो यानी कि जो दूसरा पॉइंट आ रहा है ना, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है ना इधर से 2:1 में, बी अगर मिडिल पॉइंट है तो आप सोचो कि 0 तो रहेगा ही रहेगा, और कॉमा -1 लाना है, और इधर 2 है, तो अगर मैं -4 लूं इसको, है ना, सोचो एक बार, तो 2 और -4 -2 और अपॉन 2 करेंगे तो -1, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना अगर आपको नहीं समझ चमकाऊं, क्योंकि मैं बेसिक कॉमन सेंस से यूज कर रहा हूं, तो नहीं समझ में आया था आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, और तो क्या। अब मैंने क्या बताया था कि P1 और P2 का जो मिड पॉइंट होगा वही होगा आपका सेंटर। तो एक 0 0 है, एक 0,-4 है, तो इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, इसका सेंटर होगा सर जी 0,-2, तो यही इसका सेंटर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा डी। तो आप एक तो x प्लस आइटा वाई रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई बोले सर मेरे को तो ज्यादा बेहतर ये लग रहा है, आप यही लगा लीजिए, लेकिन किसी को लग रहा है कि अगर आप ये समझ गए तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे अलग अलग, है ना, सिंपल सा बात है, इसको देखकर समझ में आ रहा है कि एक 0,2 पॉइंट, एक 0,-1 पॉइंट, और फिर P अपॉन PB का रेशियो 2:1, तो खट से 2 पॉइंट्स, और इनका जो मिड पॉइंट है वही सेंटर आ जाएगा। रेडियस भी अगर नहीं दिया रहता, पूछ रहा होता, तब भी बता सकते थे, क्यों, क्योंकि यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस, सॉरी ये सेंटर है ना, हाँ, इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही रेडियस होगा, तो यानी कि रेडियस 2 होगा, है ना। तो नहीं भी बताता तो हम इजीली उसको बता सकते थे, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि फॉर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो लेट मी टेक Z1 इज x1 प्लस आइटा y1, x1 y1 आर रियल, एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2। तो हम यहां पे बहुत क्लियर है कि x1 x2 y1 y2 ऑल आर रियल,
तो Z1 Z2 अगर लिखते हैं तो मेरे ख्याल से इसका x1 x2 रियल पार्ट में और माइनस y1 y2 और प्लस आयटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट लिखिएगा तो x1 y2 प्लस x2 y1। तो बच्चों अब जब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 लिखिएगा तो दैट इज x1 x2 माइनस y1 y2। और बच्चों ये जीरो बोल रहा है, ये जीरो मतलब x1 x2 इक्वल टू y1 y2 आ रहा है हमारा, है ना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये चीज आ रही है। अब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो दोनों का रियल पार्ट मतलब x1 प्लस x2 जीरो है। इसका सिंपल मतलब हो गया कि x1 इक्वल टू माइनस x2, और अगर x1 इक्वल टू माइनस x2 यहां रख दूं तो y1 y2 क्या हो जाएगा, माइनस x2 स्क्वायर। और कोई बोले x2 रियल है तो x2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, तो यानी ये चीज जो होगी ये नेगेटिव होगी। तो y1 y2 का अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो y1 पॉजिटिव है तो y2 नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर y1 नेगेटिव है तो y2 पॉजिटिव, और y1 पॉजिटिव है तो y2 नेगेटिव, यानी कि ये दोनों ऑप्शन मुझे लगता है कि पॉसिबल हो सकते हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन होना चाहिए दैट इज बी एंड सी। ये दोनों तो दिख ही रहा है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है या दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत सारे है ना। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालना है। तो Z1 ये दिया हुआ है और Z दिया ही हुआ है, तो ये तो कुछ खास है ही नहीं मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं, 1 प्लस आयटा Z बार, इसका एलसीएम ले लीजिए तो Z बार इंटू 1 माइनस Z प्लस 1, और Z ऊपर चला गया। देखिए Z अगर 1 प्लस आयटा है तो मॉड Z कितना है, √2। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z प्लस आयोटा Z बार क्या होता है, मॉड Z स्क्वायर। अभी बतलाया था मॉड Z स्क्वायर 2 है, तो यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। यहां देखिए यहां भी मॉड Z स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 माइनस Z प्लस 1, यानी बच्चों यहां पे Z यानी कि 1 प्लस आयटा और प्लस 2 आयटा, है ना। 1 प्लस आयटा प्लस 2 आयटा इज 1 प्लस 3 आयटा, है ना नीचे। और ये 2 प्लस 1 3 माइनस 2Z मतलब 2 प्लस 2 आयटा। तो मुझे लग रहा है देखो 1 प्लस 3 आयटा इधर और नीचे 1 माइनस 2 आयटा। आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस 2 आयटा से ऊपर नीचे मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, है ना। तो नीचे आ जाएगा आपका 5 और ऊपर आएगा 1 और माइनस 6, 1 और माइनस 6 इज माइनस 5 और प्लस 5 आएगा। सो दिस इज माइनस 1 प्लस आएगा, ये आ रहा है फाइनली सिंप्लीफाई होकर। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बेसिकली ये तो देखो कौन से क्वाड्रेंट का हो गया, सेकंड। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस शुड बी 3π/4, है ना। हालांकि इसको एम्पलीट्यूड लिखना चाहिए था तो दैट वुड हैव बीन बेटर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन तो हो सकता है ना। ठीक है, अगर 0 से 10 या 9 तक है तब तो 9 चल जाएगा, लेकिन हाँ अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो भाई घूम घूम के हो सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखना चाहिए था, तो दैट वुड हैव बीन बेटर थिंग। मेरे ख्याल से ठीक है 9 आ जाएगा। अच्छा अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल Z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेट दिस कर, मतलब हमारे पास जो Z है वो कहां पे लाई कर रहा है भाई, हमारे पास जो Z है वो लाई कर रहा है एक सर्कल पे जिसका रेडियस है भैया 4, है ना। मॉड Z इक्वल टू 4, यानी कि ये जो Z है हमारा इस पे मूव कर रहा है, तो Z इक्वल टू आप ले सकते हैं ना R e की पावर आयटा थीटा। तो R यहां पे क्या हो जाएगा, R यहां पे तो मॉडुलस 4 ही है ना, तो लेके Z हो गया 4 e की पावर आयटा थीटा। लेट द लोकस ऑफ दिस पॉइंट बी द कर्व C2, मतलब इसका लोकस निकालना है। तो इसका लोकस निकालना है तो लोकस में जनरली हम पॉइंट को x, y मान के चलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। तो अगर इसको x, y मान रहे हो तो z प्लस आयटा z इज x प्लस आयटा y, और एक्स वाई का लोकस हमें निकालना है। तो x क्या है, सॉरी z क्या है, z है 4 e की पावर आयटा थीटा, और 1/z है 1/4 e की पावर आयटा थीटा, है ना, z प्लस 1/z। हमें एक्स वाई का लोकस मतलब एक्स वाई में रिश्ता चाहिए, है ना। अभी देखिए 4 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
प्लस 1/4। अच्छा, ई की पावर आयटा थीटा नीचे है, तो ऊपर क्या है, ई की पावर माइनस आयटा थीटा, मतलब कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। तो रियल पार्ट इक्वेट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 4 cos थीटा प्लस cos थीटा बाई 4, मतलब 17/4 cos थीटा। y इक्वल टू देखो 4 sin थीटा माइनस 1/4 sin थीटा, मतलब 15/4 sin थीटा। बच्चों अगर आप समझ गए होंगे तो हमें एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, तो cos थीटा स्क्वायर और sin थीटा स्क्वायर करेंगे ना, तो यानी कि हम इस चीज को यूज करने वाले हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले से cos थीटा निकाली, तो 4x/17 का स्क्वायर प्लस 4y/15 का स्क्वायर। आप देख लो, तो ये जो कर्व है ये एक एलिप्स बन रहा है ना, बेसिकली एलिप्स बन रहा है। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 17/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, पता ही नहीं सवाल क्या है, मैं चला ही जा रहा हूं देख लेता हूं एक बार सवाल क्या है। ये मेरे पास फाइनली आया है ना। अब बोल रहा है कि द कर्व C1 एंड C2, अच्छा लोकेशंस पूछ रहा है इन दोनों की। तो देखो इसका जो 4 से बड़ा है, यानी कि ये पॉइंट देखो 4,0 है, ये पॉइंट है -4,0, ये 0,4 है, और ये 0,-4 है। तो इसका जो a है ना, a वो 4 से बड़ा है ना, 16 से ज्यादा थोड़ा है ना, ये 16 का, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये कुछ इस तरह का बनेगा आपका, है ना। ये थोड़ा सा मैंने कम बनाया है, चलिए ठीक है थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ, क्योंकि ये 17/4,0 होगा और ये 0,15/4 होगा, यानी कि ये 4 से छोटा होगा। तो ये ऑफ कोर्स 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। तो द कर्व C1 and C2 इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से ये भी काफी इजी ही लगा है मुझे, तो बाकी ठीक है थोड़ा सा हो सकता है अच्छा अगले सवाल पे आते हैं। इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, देख रहे हो फिर से वही सवाल है, फिर से ये अपोलोनियस सर्कल वाला ही सवाल है। तो हम लोग बोले कि डायरेक्टली उसी से कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर और रेडियस ही निकालना है अपन को। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि एक पॉइंट है 2,0 सर, और एक पॉइंट है 3,0, और 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो है ना। तो इस ये है ए वाला पॉइंट और ये बी वाला है, तो PA/PB इज 2:1, तो मतलब इससे 2 डिस्टेंस पे होगा और इससे 1, तो ये P1 हो गया। तो 2:1 वाले में देखोगे आप, तो फिर से इसमें 6 2 8 8/3,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल मिलेगा, तो फिर से ये इसके आगे मिलेगा इधर कहीं, और फिर से यहां से यहां 2 है और यहां से यहां 1 है, तो ये मिड पॉइंट हुआ ना। तो की 2 और प्लस दिस अपॉन 2 इज 3, तो यानी कि 6 होगा ना, तो इसका मतलब पॉइंट हो गया 4,0। देखो ना, 4 + 2 6 अपॉन 2 इज 3। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो बच्चों ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो यानी कि यहां से ये 2 हो गया और यहां से ये 1 हो गया, 2:1। मैंने बताया था कि P1 P2 का जो मिड पॉइंट होगा ना, वही हमारा सेंटर होगा। तो P1 और P2 का जो मिड पॉइंट होगा, इसको 12/3 लिख लो, तो ये मुझे लग रहा है 20/3,0 है, मेरे ख्याल तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, मिड पॉइंट लिख रहे हैं ना, है ना। 8 4 वही मुझे लग रहा है 6 से बाहर तो उधर जाना चाहिए ना, 2 से डिवाइड करना भूल गया मैं ना, 12 और 8 20/3/2, तो 10/3,0 है ना। और रेडियस अगर आप पूछोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो कितना है, 2/3, 2/3, तो वही रेडियस है ना। तो हम लोग क्या कि गामा इज 2/3, अल्फा इज 10/3 एंड बीटा इज आई थिंक 0। तो इन सब का सम लिख के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 12/3 × 3, तो 12 आना चाहिए, है ना। तो डी ऑप्शन देख लीजिएगा आप, डी ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं गाइस, अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि ए और बी सेम नहीं है ना, ए और बी सेम नहीं है, और 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट बतलाना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि z को हम कुछ मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x + i y, x y रियल है। तो मैंने बोला कि z² क्या आ जाएगा सर जी, x² - y² + 2 i x y। पहला वाला कंडीशन देखिए, रियल पार्ट ऑफ az² है ना, तो az² मतलब a × x² - y², ये रियल पार्ट हो गया है ना, और प्लस bz, bz z मतलब ये प्लस bx,
दिस इज ए, एक तो ये इक्वेशन है ना। दूसरा देखिए रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर मतलब बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड का रियल पार्ट मतलब ए एक्स, दिस इज बी। तो काफी अच्छा सा इक्वेशन लग रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चों तो मुझे लग रहा है देखो इसमें आएगा a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस a माइनस बी। देखो a नॉट इक्वल टू b है तो a माइनस बी नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो हम एक a माइनस बी को थ्रू आउट उड़ा सकते हैं। मतलब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1, ऐसा है a माइनस बी उड़ाने के बाद, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स आना चाहिए, है ना। अब इसका यूज कर लेते हैं, जैसे पहले इक्वेशन में अगर हम यूज करते हैं या दूसरे, दोनों में मेरे ख्याल से सेम ही आना चाहिए, बट देख लेते हैं। a इंटू वन प्लस एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू ए, तो देखिएगा a प्लस ए एक्स, ए कट जाएगा तो दिस इज a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू 0, है ना। और इसमें भी मेरे ख्याल से b इंटू वन प्लस एक्स रखोगे तो b प्लस बी एक्स, सेम ही चीज आ रही है ना। तो यहां से दो ऑप्शन है, एक तो है कि भाई a प्लस बी 0 हो जाए, यानी कि a और b माइनस बी हो जाए। तो बच्चों अगर a माइनस बी के बराबर अगर हो भी जाता है, मान लो कि हमने यहाँ पे b को माइनस a ले लिया, तो देख रहे हो ना b को अगर माइनस a ले लिया तो a तो आप देख सकते हो a कटेगा तो फिर तो वही इक्वेशन मिल गई ना जो हमारे पास पहले थी। ये तो पहले से ही हमारे पास है ना, तो इसको तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस आई हैव ऑलरेडी, तो इसको तो हटाते हैं अपन, है ना। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि x 0 हो जाए सर। तो अगर x 0 है तो भाई x 0 रख दोगे तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई बोले अरे सर रूट अंडर माइनस 1 आएगा, नहीं, y रियल है, ध्यान रखिएगा। तो विच इज नॉट पॉसिबल मतलब हम लोग बोले कि ऐसा कोई भी x और y का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज गोइंग टू बी 0। आगे बढ़ते हैं, प्योरली इमेजिनरी की बात कर दी है दोस्त। देखो प्योरली इमेजिनरी के लिए एक तो होता है कि भाई हम इसका रियल पार्ट 0 कर दें, या फिर दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि जेड बार इक्वल टू माइनस जेड। और प्योरली जेड के लिए, प्योरली रियल के लिए आप जेड बार को जेड भी कर सकते हैं ना। तो अभी हम जेड बार इक्वल टू माइनस जेड भी कर सकते हैं और इसका रियल पार्ट निकाल के उसको 0 भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। मुझे लग रहा है रियल पार्ट जल्दी आ जाएगा, ये भी सेम ही आएगा मुझे लग रहा है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, इंटू 1 प्लस आइटा साइन थीटा। तो आप देख लीजिए, अगर आपके सेशन में अगर सिंपल सवाल आ गया और आप कॉम्प्लेक्स नंबर से खौफ खा के रह गए तो बहुत ही बुरा होगा। सोचिए आप इसका रियल पार्ट निकालिएगा तो 1, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आइटा टाइम्स, आप इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हो बट मेरा मन नहीं अभी, है ना। नीचे देखिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं बट उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रियल पार्ट को 0 करना गेम है। तो इसको जब 0 करिएगा आप, है ना, तो इससे आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा हाफ और 1 माइनस रूट वो भी ले सकते हो, या फिर ये एक्चुअली कॉस 2 थीटा है बॉस। कॉस 2 थीटा 0 है तो 2 थीटा क्या क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि थीटा 0 से 2 पाई है तो 2 थीटा 0 से 4 पाई में लिखना पड़ेगा। तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, है ना, 7 पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। देखिए 2 पाई से छोटा है लास्ट वाला, है ना। तो 7 3 10 5 15, एक 16 पाई बटा 4 इज 4 पाई। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स जो बात आएगी वो क्या आएगी, 4 पाई मतलब 4 पाई। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब इसके बाद एक और सवाल है, इसमें बोला है कि दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब फिर से उसका रियल पार्ट 0 ही कर रहा है ये। तो एक काम कर सकते हो, इस बार z इक्वल टू जेड बार ले लेते हैं ना, तो इसका वैल्यू इक्वल टू, प्योरली इमेजिनरी है ना भाई, प्योरली इमेजिनरी, तो z इक्वल टू माइनस जेड बार, है ना। तो 2 जेड बार
जेड जेड बार में दिक्कत तो नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, देखना ध्यान से, सॉरी 2z प्लस आयोटा और -3 आयोटा की जगह -4 आयोटा कर लेते हैं अपॉन 2z प्लस आयोटा। एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अलग अलग आ जाएगा 1 - 4 आयोटा अपॉन 2z प्लस आयोटा, ऐसा कुछ। तो बेटे इसका रियल पार्ट, पूरे का रियल पार्ट 0 करना है, तो यानी इसका रियल पार्ट कितना होना चाहिए, इसका रियल पार्ट होना चाहिए 1, है ना, क्योंकि अगर इसका रियल पार्ट 1 है और इधर 1 है तो 1 - 1 अपने आप क्या हो जाएगा 0। तो इसका मैं रियल पार्ट निकालता हूं, है ना, इसका रियल पार्ट निकालता हूं। तो इसका रियल पार्ट निकालोगे तो 4 आयोटा अपॉन 2z यानी कि 2x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, है ना, आप चेक करते रहिएगा, इक्वल टू 4 आयोटा और नीचे आएगा 2x प्लस आयोटा इंटू 2y प्लस 1, यार, है ना, इसका रियल पार्ट मुझे 1 लेना है ना, बस ध्यान रखिएगा, इंटू ऊपर 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1, है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये आएगा। अब मुझे इसका रियल पार्ट अगर निकालना है बॉस, तो इससे तो नहीं आने वाला है, इन दोनों से आने वाला है। तो आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 2y प्लस 1, ठीक है, रियल पार्ट लिख रहे हैं ना, और नीचे आएगा इन दोनों का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर और प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना, दैट इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि इसका रियल पार्ट मुझे 1 करना है ना, तो मैंने इसका रियल पार्ट ये कर दिया। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 8y प्लस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर, और यहां देखो x इज माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज y की पावर 4, है ना, तो 4x स्क्वायर की जगह यहां आ जाएगा 4y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, है ना, ऐसा रहा। इसको इधर ले आइए, तो 4y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 3, ये देख लो, हमें निकालना है y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 3/4, यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट सवाल आपका लिखा हुआ है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और z बार इज आयोटा z स्क्वायर प्लस रियल टाइम्स ऑफ z बार, है ना। तो हम लोग यहाँ पे z को कुछ मान लेते हैं, जैसे z को हमने मान लिया गाइस x प्लस आयोटा वाई, तो z बार कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, अच्छा x और y दोनों रियल है, तो आयोटा इंटू जेड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई और प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बार, रियल पार्ट ऑफ जेड बार भी मुझे लगता है एक्स ही होगा, है ना, एक्स ही होगा। तो मेरे ख्याल से इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे, जैसे इसका रियल पार्ट एक्स है और इधर वाले का रियल पार्ट मुझे लगता है इससे मिलेगा, है ना, -2xy, और दूसरी इक्वेशन यहां से -y इक्वल टू, है ना, इमेजिनरी पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स। चेक कर लो, ये वाली चीजें दो दे रही है, एक तो x इक्वल टू 0 दे रहा है और y इक्वल टू -12 दे रहा है। x इक्वल टू 0 में जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, तो -y इक्वल टू -y स्क्वायर आ रहा है, मतलब y की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड 1। तो हमारे हिसाब से एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z आ रहा है वो 0 आ रहा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z आ रहा है 0 प्लस आयोटा मतलब आयोटा, राइट। और y इक्वल टू -12 वाला केस अगर लोगे तो हाफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/4 इक्वल टू 0, है ना। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 3 अपॉन 2, है ना, तो 4 आएगा, तो -1 प्लस 2 इज हाफ और -3/2, देख लो एक बार, मेरे ख्याल से ये दोनों आ रहे हैं इसके रूट्स, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो z की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू हाफ और y तो -12 है, और एक आ रहा है -3/2 और -1/2 आएगा।
तो मॉड z का हमें समीशन चाहिए, तो एक का तो 0 आ जाएगा, एक का 1 आ जाएगा, इसका आएगा आपका 1/4, 1/4 मतलब 1/2 का रूट अंडर का स्क्वायर, तो हाफ, और ये 9/4 प्लस 1/4 10/4 तो 5/2, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द सेट, मतलब ये जो सेट है इज इक्वल टू दिस इंटरवल, मतलब ये सेट और ये इंटरवल सेम है अल्फा से बीटा, मतलब इसका हमें बताना है कि कहां से कहां तक की वैल्यूज आने वाली है ना, ठीक है। तो z इज कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल पार्ट ऑफ z इज 3, तो हम लोग बोले z इक्वल टू 3 + आइटा, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले निकालते हैं ना, z बार क्या आएगा भाई 3 - आइटा, z - z बार मुझे लगता है आ जाएगा बच्चों घटाने पे 3 गया 2 आएगा, और z बार इज मॉड z स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है कि 9 नहीं यार कुछ गड़बड़ सॉरी, z इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 3 + आयोटा लैम्डा, ऐसा कुछ लेना चाहिए है ना, और z बार इक्वल टू आ जाएगा 3 - आयोटा लैम्डा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं पता यार है ना, तो उसको लैम्डा मानना पड़ेगा, ठीक है ना, लैम्डा इज डेफिनेटली रियल नंबर। z - z बार अगर लिखते हैं हम तो ये आ जाएगा 2 आयोटा लैम्डा बेटर, मॉड z स्क्वायर तो 9 + लैम्डा स्क्वायर ऐसा कुछ, अपॉन 2 - 3z, 3z मतलब -9 और -3 आयोटा लैम्डा प्लस 5z बार यानी कि 15 - 5 आयोटा लैम्डा, इसका रियल पार्ट निकालना है गाइस है ना, तो एक बार और लिख लेता हूं मैं, तो 9 + लैम्डा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2 लैम्डा, ये तो ऐसा आया, और नीचे -5 - 3 - 8 आयोटा लैम्डा, और 15 2 17 में से 9 गया 8, ये आ रहा है। इसके रियल पार्ट पे फोकस कीजिए, तो 1/8 कॉमन ही ले लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। नीचे आएगा 1 - आयोटा लैम्डा इंटू 1 + आयोटा लैम्डा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है कि नहीं देख लो, और नीचे हम लोग बोले कि 1/8 1 + लैम्डा स्क्वायर, और ऊपर हम सिर्फ रियल पार्ट पे फोकस कर लेते हैं, आयटा के बाद वाला पार्ट रहने देते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ रियल पार्ट पे फोकस करना है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी, ये तो नहीं आएगा है ना, 9 + लैम्डा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज -2 लैम्डा स्क्वायर, यानी इसका जो रियल पार्ट आ रहा है बॉस वो आ रहा है 1/8 ऑफ 9 - लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 + लैम्डा स्क्वायर, ये इसका रेंज निकालना होगा, ठीक है, बोला ये सेट और ये सेट बराबर है, तो दोनों का रेंज हमें बराबर करना पड़ेगा, तो ये देखो कहां से कहां तक लाई करेगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 और इसको लिख देते हैं 10 - 1 + लैम्डा स्क्वायर, अलग अलग कर लेते हैं ना, तो ये कितना आएगा 1/8 इंटू 10 अपॉन 1 + लैम्डा स्क्वायर -1, अब इसका रेंज निकालिए, तो लैम्डा रियल है तो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 1 + लैम्डा स्क्वायर क्या होगा 1 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/1 + लैम्डा स्क्वायर, ये डेफिनेटली किसके बीच में हो जाएगा 0 से 1, है ना, 1 से इंफिनिटी के बीच के नंबर के रेसिप्रोकल 0 से 1, और 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10/1 + लैम्डा स्क्वायर इज बिटवीन 10 0 से 10, और जब आप -1 कीजिएगा इसके हिसाब से तो 10/1 + लैम्डा स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 9 बट ग्रेटर देन -1, और इसका 1/8 करना है, यानी कि इसकी वैल्यू किससे बड़ी आएगी -1/8 से, और इसकी वैल्यू छोटी किससे आएगी 9/8, यानी हमारा ये जो सेट आ रहा है ये आ रहा है ओपन -1/8 से 9/8, और यही बोल रहा है अल्फा से बीटा है, तो अल्फा बीटा मेरे ख्याल से निकल गया, तो अपना आंसर हो जाएगा 24, और बीटा माइनस अल्फा मतलब ये 10/8 हो जाएगा फिर, तो 3 टाइम्स, सो दिस इज 30, तो मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी कैलकुलेट आ जाएगा। If the point P represents the complex number Z, then OP vector equal to Z and mod of OP equal to Z.
अच्छा, रोटेशन की बात कर रहे हैं। ये तो भी हमने बात कर ही ली थी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट जो होगा वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो रोटेशन इज सिंपल है ना। मैं आपको बिल्कुल मुद्दे की बात सीधे सीधी बतला देता हूं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा को आपने ई की पावर आयटा फाई से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम होगा कि जो जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, मान लीजिए कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई की पावर आयटा थीटा, ये z1 है आपका, और ये r है इसका मॉडुलस है ना, और आपने e की पावर आयटा फाई से इसको मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z के नाम से रिप्रेजेंटेड है ना। तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हम इसको z ही लिखते हैं। अब अगर आपने इसको e की पावर आयटा फाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ, तो आप देखो नए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेम है। दूसरी बात, इसका जो आर्गुमेंट हो गया, अब थीटा प्लस फाई आ गया, अगर फाई पॉजिटिव है तो आपको नया कॉम्प्लेक्स नंबर इसी मॉडुलस में मिलेगा और ये फाई रोटेट करने के बाद मिलेगा। तो ऐसा फील आया क्या कि हम लोगों ने जो ओरिजिनल पोजीशन वेक्टर था z का, उसको हमने है ना, ये जो वेक्टर था ना, ये जो वेक्टर यहां, ये वेक्टर को हमने रोटेट कर दिया अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल फाई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर यही फाई नेगेटिव होता तो यही वाली चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती। मतलब अगर मैं e की पावर आयटा फाई से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो फाई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा अबाउट ओरिजिन अगर फाई पॉजिटिव है, और वही फाई से है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा अबाउट ओरिजिन अगर फाई नेगेटिव है ना। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा इज बेसिकली बच्चों e की पावर आयोटा पाई बाय 2। तो आप ऑलवेज इस चीज को दिमाग में रख सकते हैं कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई किया है तो जो नया पोजीशन वेक्टर मिलेगा या नए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो ओरिजिनल से 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि इस बार फाई की वैल्यू कितने के बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। मेरे ख्याल से क्लियर ये बात। अब इसी सब चीजों को घुमा घुमा के लिखा गया है ना। जैसे मान लो कि कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए z1 है, ये z2 है, ये z3 है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं है ना। फाइनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां अभी देखा था ना आपने कि ये जो मूवमेंट हुआ था ये एंटी क्लॉकवाइज। जैसे सबसे पहले यहां पे समझिएगा, यहां पे क्या हुआ पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सो दैट कि आगे समझने में दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हुआ कि जो z1 आया वो क्या आया, z1 आया z इंटू ई की पावर आयटा फाई, यही तो आया। तो मैं इसको कैसे देख रहा हूं, मैं इसको कैसे विजुलाइज करता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लिखा मैंने ओरिजिनल पोजीशन वेक्टर जहां से रोटेशन चालू हुआ था ओरिजिनल वाला, और ये क्या हुआ फाइनल पोजीशन वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कीजिए यहां पे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया z1 और e की पावर आयटा जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन है। लेकिन ध्यान रखना कि जब ये इक्वल मॉडुलस है तभी काम होगा। तो अब हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। क्या मान लीजिए कि मॉडुलस इक्वल नहीं है और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो गया फाइनल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर अगर मॉडुलस सेम नहीं है इन दोनों का है ना, इसका और इसका लेंथ सेम नहीं है, मान लो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेंथ सेम नहीं है तो सबसे पहले काम क्या होगा कि पोजीशन यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो इसके अलोंग एक वेक्टर हो गया z3 माइनस z1, तो z3 माइनस z1 फाइनल पोजीशन वेक्टर और नीचे उसका मॉडुलस इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिनल था z2 माइनस z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 इंटू e की पावर आयोटा अल्फा है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो बस सिंपल है कि कभी भी इस तरह का कुछ एंगल वैंगल बन रहा हो और आपको रिजल्ट लिखना है ज्योमेट्रिकली, तो कुछ नहीं करना है। पहला चीज है कि एंटी क्लॉकवाइज मार्क कीजिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखिए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखिए, देखिए दोनों बराबर है मॉडुलस में या नहीं। मॉडुलस में बराबर है तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और e की पावर आयटा अल्फा है ना, तो इधर फाइनल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर e की पावर आयटा अमाउंट ऑफ रोटेशन, और अगर मॉडुलस बराबर नहीं है तो यूनिट वेक्टर बना लें तो ज्यादा मतलब है ना, नहीं तो फिर मतलब नहीं। इसको एक बार प्लॉट करके देखिएगा आप, जैसे कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयटा अपॉन z माइनस आयटा है ना, जैसे ये है। तो सबसे पहली चीज समझिएगा है ना, सबसे पहली चीज समझिएगा, ये कभी कंप्लीट लोकस नहीं बनाएगा। यहां पे देखिएगा ये z प्लस आयटा, मतलब इसको आप ऐसे सोचिए z माइनस माइनस आयटा,
तो यानी ये वेक्टर, ये जो तीर है ये कहां से निकलेगा, 0, -1 से, और नीचे वाला तीर कहां से निकलेगा, 0, 1 से। तो सबसे पहले अगर यहां π/2 है तो डायमेट्रिकल फॉर्म का सर्कल बना लो, है ना, समझा रहा हूं बस। अगर π/2 है तो डायमेट्रिकल फॉर्म का सर्कल पहले तो बना लो, है ना, पूरा सर्कल नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अब सोचिए अगर z आपने इधर लिया, तो z अगर आपने यहां लिया तो आप देखिए इसको ज्वाइन कीजिएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा। पहला चीज है कि एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर दीजिए ना, तो अगर ऐसे मार्क कीजिएगा इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, देख लो एक बार, है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फिर लिखा हुआ होना चाहिए था आर्गुमेंट ऑफ z, है ना, और ये माइनस आयटा वाला पॉइंट है, तो ये वेक्टर लिखेंगे z प्लस आयटा अपॉन z माइनस आयटा, मतलब ये सही है, इक्वल टू π/2। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इधर होंगे सब इसको फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने z इधर लिया बच्चों तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अब आप लिखते हो, मार्क करते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक मार्क करो, तो ये शायद ऐसा आना चाहिए, है ना, हाँ। तो यानी अब यहां पे ऊपर होगा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयटा और नीचे होगा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयटा, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है, ये। तो अगर क्वेश्चन अगर ये रहता है भाई, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयटा अपॉन z प्लस आयटा इक्वल टू π/2, तब तो आपको कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, है ना। ये किसके लिए, ये वाला पार्ट, ये इसके लिए, और ये वाला पार्ट इधर वाले के लिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि डायमेट्रिकल फॉर्म लिखने के बाद ये, जैसे अब यहां पे π/3, तो ये डायमेट्रिकल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि π/2 है, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये मेजर एक्सिस में हमेशा होगा, ये हमेशा क्या होगा, मेजर एक्सिस में। इसको जरा प्लॉट करें, फिर से देखें एक बार, देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक है -1,0 और एक है 1,0, और ये मेजर आर्क ही होगा, है, यानी कि ये जो चीज है ना, ये कभी भी आपकी डायमीटर नहीं होगी, है ना, ये डायमीटर नहीं होगा। ये है ना, एक सर्कल ही होगा, दूसरा एक और इसका रेप्लिका होगा, चलिए एक और बना देते हैं ना, इस तरीके से होगा, ये देखिए इस तरह से होगा। तो हम लोग बोले कि ये इस बार एक ऑर्डिनरी सा कॉर्ड सा टाइप का होगा, -1,0,1,0, और एक सर्कल ऐसा बनाइए, एक सर्कल ऐसा बनाइए। ये पोर्शंस नहीं हो सकते क्योंकि ये यहां पे जब आप इसका एंगल बनाइएगा ना, तो ये π/3 नहीं बनेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और ये वाला भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोनों पार्ट सर्कल, मतलब ये दोनों पार्ट आपके लोकस के नहीं हो सकते, या तो ऊपर वाला पार्ट होगा या फिर नीचे वाला पार्ट होगा, और जो होगा वो इसको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट के बारे में बतलाते हैं आपको, जैसे z इसके ऊपर कोई पॉइंट लीजिए, और ये सबसे पहले यहां पे एंटी क्लॉक मार्क कीजिए, जैसे एंटी क्लॉक मार्क कीजिएगा तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, है ना। तो यानी ये कहां से शुरू हुआ, ऊपर जहां फाइनल वेक्टर है, तो z+1, तो ऊपर z+1 नहीं है, और नीचे z-1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं है, क्योंकि अगर इसका लिखें, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सही है तो z+1 ऊपर आना चाहिए, z-, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, जैसे अगर आप इधर देखिए, है ना, ऐसे, तो z+1 यानी कि ये जो पोर्शन होगा ना, ये नीचे वाला, ये आपका आंसर होगा। तो एक दो आप खुद से भी बना के देखिएगा, आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे आर्गुमेंट ऑफ z-2 अपॉन z+2 इक्वल टू, सपोज कर लीजिए π/6। अगर सपोज कर लो कि एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो फिर माइनर एक्सेस में हमें ढूंढना पड़ता है, समझ में आएगा, देख लीजिएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस हमेशा इजी है निकालना, जैसे अगर दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है बच्चों,
मान लीजिए कि एक जो लाइन है वो Z1 Z2 को ज्वाइन कर रहा है और दूसरी लाइन Z3 और Z4 को ज्वाइन कर रही है ना। तो बहुत सिंपल है, कि अगर हमें ये एंगल निकालना है ना तो एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लो, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ऊपर वाला वेक्टर कौन होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, और नीचे वाला वेक्टर क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4। तो सिंपल कि इसका आर्गुमेंट माइनस इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4, और यहां से आप आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगाकर ये लिख सकते हो। मॉड इसलिए लगा दिया गया है कि आप इधर से लो चाहे इधर से लो, एंगल मैग्नीट्यूड वाइज तो थीटा ही होगा ना, है ना। लेकिन हमें पता है कि अगर हम आर्गुमेंट में डील कर रहे हैं तब तो एंटी क्लॉकवाइज बना के ही काम करना पड़ेगा, ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। अगर कोई कहता है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री वगैरह है, ये सब तो मैंने अभी कर ही दिया है, ठीक है। ये देख लेना, अगर आपको दिमाग में रखना हो तो रख सकते हो, है ना, इजी चीज है। कि अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात होगी, है ना, ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, कॉम्प्लेक्स स्लोप ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, तो दिस इज सिंपली Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, है ना। कैसे, जैसे Z1 Z2 है, इसका अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप अगर आपको बतलाना है तो दिस इज Z1 माइनस Z2 और नीचे उसका कॉन्जुगेट दैट इज Z1 बार माइनस Z2 बार। ये हमारे ओरिजिनल स्लोप से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, कंडीशन दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो बच्चों अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अभी जब हमने थीटा निकाला था तो क्या निकाला था, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, यही आर्गुमेंट निकाला था। तो बच्चों अगर पैरेलल होता है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, ऐसी तो चीजें आएंगी ना, आर्गुमेंट है ना, तो 0, क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। तो कायदे से 0 लिख लो, पाई लिख लो, जो भी लिख लो, है ना। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 या पाई आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब हो गया कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 हैज टू बी प्योरली रियल। दूसरी बात कि अगर ये प्योरली रियल है तो मैंने बताया ना कि Z इक्वल टू Z बार होता है प्योरली रियल के केस में। तो Z इक्वल टू Z बार करोगे तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 हैज टू बी इक्वल टू दिस। अब इसमें Z1 बार माइनस Z2 बार को नीचे ले आओ और Z3 माइनस Z4 को ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z3 माइनस Z4 अपॉन दिस। इसको पहचाने, ये Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है और ये Z3 Z4 ज्वाइन करने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है, मतलब ω1 इक्वल टू ω2। तो हम लोग यहाँ पे ये जो लाइंस देख रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ये एक तो Z1 Z2 ज्वाइनिंग है, दूसरी Z3 Z4 ज्वाइनिंग है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल 0 पाई ऐसा होगा। तो जो मैंने अभी आर्गुमेंट आपको लिख के दिखाया वो 0 पाई होने का मतलब कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 हैज टू बी प्योरली रियल। यानी कि अगर इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप देखें तो ω1 और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप ω2, तो ω1 ω2 क्या होगा, सेम। अगर कोई कहता है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है सर, तो फिर यही आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/2, ज्यादा बेटर लिख लो ना, 3π/2 5π/2 कुछ भी हो सकता है, वैसे आर्गुमेंट है तो, है ना। बट हम इन जनरल जानते हैं कि लाइंस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी प्योरली इमेजिनरी, ये क्वांटिटी प्योरली इमेजिनरी, मतलब दिस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स बार, और नेगेटिव ऑफ इट्स बार तो उसको प्लस में लाके ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, वही चीज है ना। तो ये इसको मेरे ख्याल से मैं ऐसे ही लिखता हूं, ज्यादा बेहतर है ना, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार। फिर से Z1 माइनस Z2 के बार को अगर नीचे लाओगे बच्चों तो ये दिख रहा है ना, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार, है ना। तो यानी फिर से ω1 ये ω2, यानी कॉम्प्लेक्स स्लोप के केस में ω1 प्लस ω2 हैज टू बी 0, है ना, ω1 प्लस ω2 हैज टू बी 0, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन में हुआ। आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। ये सवाल क्या कह रहा है कि W1 इज द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय दिस रोटेशन ऑफ दिस अबाउट द ओरिजिन थ्रू अ राइट एंगल। तो राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने बताया कि आयटा से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा। तो W1 कैसे मिलेगा, इसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आयटा
-4 and W2 is a point obtained by the rotation of this about the origin through a right angle in clockwise direction। तो उसको हमें माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, माइनस आइटा से। तो ये कितना आएगा, -3 आइटा और -5। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप क्लॉकवाइज में घुमाना चाहते हो तो एंगल -π/2 लोगे, तो ये cos π/2 दैट इज 0 माइनस आइटा sin π/2, है ना, तो ये बनेगा। तो माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोले W1 माइनस W2, तो दोनों घटाओ, 8 आइटा, घटाना ही ना भाई, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। ये प्लस आएगा 5, है ना, हाँ, तो -9 + 8 आएगा, देख लीजिए। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना है, तो मैंने बताया था ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mod y अपॉन mod x, मतलब tan इनवर्स 8/9। और किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता था, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स 8/9। तो मेरे ख्याल से दिस इज आगरा ऑप्शन, है ना, दिस इज आगरा ऑप्शन, देख लेना। अगले में चलते हैं, है ना, अगले में चलते हैं। लेट्स सी बी अ सर्कल इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन विद सेंटर दिस। एक सर्कल दिया हुआ है और इसका सेंटर है Z0 ½ 3/2, रेडियस इसकी 1 है, and let Z1 equal to 1 plus iota and the complex number Z2 be outside, if Z0, Z1 and Z2 are collinear। तो शायद ये पॉइंट है Z1 और एक कोई पॉइंट है Z2 जो कि आउटसाइड है, और Z1 माइनस Z0, है ना, Z1 आपको पता है ये 1 प्लस आइटा है बच्चों, यानी 1,1। ये नहीं पता है हमें, ये बाहर है। इसमें बस एक चीज पता है कि Z1 और Z0 के बीच की दूरी, है ना, तो वो निकल जाएगा √1/2, है ना, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z0 निकाल लेते हैं, √1 माइनस हाफ, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4, तो मुझे लग रहा है 1/√2, और मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z0 ही है शायद, है ना। ये शायद इनवर्स पॉइंट के डेफिनेशंस है ना, इनवर्स पॉइंट करके होता है शायद, उसका कुछ लगाया है इसने। ठीक है, हम बेसिक से ही सॉल्व करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी √α माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं अल्फा माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और एक चीज और दे रखा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट एक तो 1 दिया हुआ है ना, तो यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू हैज टू बी, दिस इज 1/√2, दिस इज √2, है ना, एक चीज तो ये आ जाएगी। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर, चलो बाद में देखते हैं, पहले तो ये कंडीशन आ गया। दूसरा, इसके कॉलिनिटी से हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि इसका जो एरिया है या कॉलिनियर का कंडीशन, अल्फा बीटा 1 1 1 1 और हाफ 3/2 1 इक्वल टू 0, है ना। तो अल्फा के साथ क्या आएगा, 1 माइनस 3/2 इज माइनस हाफ, माइनस बीटा के साथ आएगा 1 माइनस हाफ, तो माइनस बीटा/2, और 3/2 माइनस हाफ 2/2 1, यानी यहां से आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ये चीज आ रही है, ठीक है। तो यानी अब हम इसको यूज करते हैं, अल्फा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और बीटा यहां से लिखिएगा तो 2 माइनस अल्फा आएगा, है ना, तो 2 माइनस अल्फा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2। ये दोनों सेम ही है क्या, सॉरी √2 नहीं, इस बार ये 2, ये दोनों सेम ही लग रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 में से 1/2 माइनस अल्फा, ये तो अच्छा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी अल्फा माइनस हाफ इज 1 और -1। तो अल्फा की वैल्यू एक तो आ रही है बच्चों 3/2 और दूसरा माइनस, तो बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो बीटा हैज टू बी हाफ इधर, और ये शायद 5/2, पता नहीं यार, देख लो।
अब हमें मॉड z2 का स्मॉलर वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 9/4 एक 10/4, तो 5/2 एक तो, और दूसरा वाला तो ऑफ कोर्स बड़ा ही आएगा ना, 26/4 मतलब 13/2, तो वो तो बड़ा ही आएगा। तो मुझे लग रहा है कि 5/2 ये वाले कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये वाले कॉम्बिनेशन से बनेगा, देख लीजिएगा बच्चों। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, z1 z2 से पास करने वाले किसी भी स्ट्रेट लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इक्वल टू 0। स्मॉल r इज प्योरली रियल, है ना, स्मॉल r इज प्योरली रियल, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप ये सब पॉइंट्स, है ना। कोई बोलता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू z1 z2, तो बहुत सिंपल है। तो अगर z1 z2 से पास करने वाली लाइन का पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो बिल्कुल वेक्टोरियली लिखिए। वेक्टोरियली अभी सिखाया था r वेक्टर, तो r वेक्टर की जगह क्या आएगा, z प्लस, हे भगवान एक पॉइंट दे दो तो z1 प्लस लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आप ये डायरेक्शन यूज कर लीजिए, क्या डायरेक्शन आएगा, z2 माइनस z1। तो दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कोई पूछे रिफ्लेक्शन पॉइंट, मतलब दो पॉइंट अगर z1 z2 रिफ्लेक्शन है, किसमें, दो पॉइंट z1 z2 का रिफ्लेक्शन एक लाइन जिसकी इक्वेशन है अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इक्वल टू 0 में, तो क्या कंडीशन निकल के आएगा ना, क्या कंडीशन के, ये सब प्रूफ किया जाता है नॉर्मली क्लासेस में, बट अभी इतना समय नहीं है क्योंकि ये सब अपने आप में लेंदी प्रूफ्स हैं, है ना। हाँ बट ठीक है, तो हाल कि दिस कंडीशन हैज टू बी यूज, तो आप इसको बिल्कुल सिंपली देख लीजिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना, मतलब प्रूफ दे भी दे तो अभी अल्टीमेटली ध्यान ही रखना पड़ेगा ना रिफ्लेक्शन के लिए, और नहीं तो फिर जो आपको बेसिक रिफ्लेक्शन सिखाया गया उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक रिफ्लेक्शन मतलब 2D प्लेन में उसी को डायरेक्ट यूज कर सकते हो ना, मतलब 2D में पूरे कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके और वैसे रिफ्लेक्शन निकाल लो अगर दिक्कत है तो। ऐसे ही ये सर्कल की इक्वेशन के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें आपको बताऊंगा, ये पहले से ही हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री वाला केस अभी मैंने बतलाया ही है आपको, है ना, तो ये देख लीजिएगा, सॉरी एक बार देख लेते हैं, है ना। हाँ ये 90 डिग्री वाला तो अपन ने बात कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक, ये कंडीशन फाइनली आ जाता है, और इसका यूज हम कैसे करते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट करके, है ना। तो अगर चार कोई भी पॉइंट्स है ना, अगर ये कॉन्साइक्लिक है, तो अल्टीमेटली जो कंडीशन बनेगा ना बच्चों, वो ये बनेगा, क्या है भाई, z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3, मतलब आप कोई दो पॉइंट पकड़ लो, एक z3 पकड़ लो और एक z4 पकड़ लो, है ना, अलग अलग पकड़ लो, पहले z3 सोच लो, तो पहले z3 के लिए z1 से भी लिख दो और z2 से भी, मतलब z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3। कोई बोले सर ऊपर नीचे, वो आप सोच लेना, उल्टा नीचे करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर एक बार z4 पकड़ लो, है ना, तो z4 माइनस z2 और अपॉन z4 माइनस z1, तो ये बिल्कुल, अच्छा कोई इधर उधर हो जाए तो उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी एक डी मोइरस थ्योरम बाकी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा एंड जेड आर कॉम्प्लेक्स नंबर, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 और रूट एंड लैम्डा माइनस 1 इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ, तो मैंने क्या कहा सर, देखना कि दो पॉइंट्स हैं अल्फा और बीटा, ये मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, तो उसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और एक पॉइंट है जेड, है ना, एक पॉइंट है जेड, मैंने मान लिया कि जेड इधर कहीं है, और ये जो बच्चों डिस्टेंस है इसको हम नॉर्मली जेड जेड बार से भी निकाल सकते हैं, बट मैं इसको आपको दूसरे टेक्निक से दिखा रहा हूं, और ये वाली चीज हो गई मॉडुलस ऑफ जेड माइनस बीटा, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस अल्फा, और ये लेंथ हो गया मॉडुलस ऑफ जेड माइनस बीटा। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो मीडियन है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बच्चों, तो ये मीडियन हो गया, तो मीडियन का लेंथ क्या हो गया, जेड और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के बीच की दूरी, z और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के बीच की दूरी, ये लेंथ ऑफ मीडियन हो गया। लेंथ ऑफ मीडियन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ रूट अंडर, याद है 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मॉड z माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z माइनस बीटा का स्क्वायर, और माइनस a स्क्वायर मतलब ये वाला, तो माइनस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये क्या यूज किया सर आपने, लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज देखना, ये वाली चीज 2 लैम्डा दी हुई है, तो अगर ये वाली चीज 2 लैम्डा दी हुई है, तो नाउ दिस इज हाफ इनटू रूट अंडर, ये देखना ये 2 कॉमन लोगे तो 2 लैम्डा, तो यानी कि 4 लैम्डा माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये देखो
ये आ गया। अब मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि z का इससे डिस्टेंस अगर ये है तो यही रेडियस हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई रेडियस इज दिस, तो मैं बोलूंगा बात तो दोनों की सही है। रेडियस एक ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। मतलब रूट अंडर लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू हाफ इंटू रूट अंडर 4 लैम्डा माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हैज टू बी 2, यानी कि इसी की वैल्यू निकालनी थी और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट इज ड्यूमर्स थ्योरम। ड्यूमर्स थ्योरम बिल्कुल सिंपल और प्लेन है कि cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की जो पावर n है दैट इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। ओनली वैल्यू होगी कब, जब n इंटीजर होगा, है ना। cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n इज ओनली cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। कब, जब n इज इंटीजर। लेकिन अगर n इंटीजर नहीं है बट एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म का, है ना, जहां q इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम लोग बोलें क्या कि अगर कोई कहता है कि ये जो n है, n क्या है, n इज अ रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, तो इस केस में हम आ जाएंगे। फिर उस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब जैसे अगर हमसे कोई पूछता है ना भाई कि cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n, तो दिस ऑलवेज यू कैन राइट एट, हमेशा लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। कोई कब लिख सकते हैं कब नहीं, वो सब कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं हमेशा। बट द पॉइंट इज कि जब n इंटीजर होगा ना तो ये राइट हैंड साइड इज द ओनली वैल्यू ऑफ दिस। लेकिन अगर n एक रैशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, तो दिस इज नॉट द ओनली वैल्यू, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू। जैसे अगर कोई बोलता है कि cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 3/5, तो यस फ्रेंड्स हम इसको जरूर लिख सकते हैं cos 3 थीटा बाई 5 प्लस आयटा साइन 3 थीटा बाई 5। लेकिन ये एकमात्र वैल्यू नहीं है, ये वन ऑफ द वैल्यू है। वन ऑफ द वैल्यू मतलब कि देखिए ये फिफ्थ रूट निकाल रहा है। जैसे आप इसको क्यूब कर दीजिएगा और उसके बाद निकालिएगा तो फिफ्थ रूट निकालिएगा, तो फिफ्थ रूट में तो 5 वैल्यूज आएंगी ना भाई, 5 वैल्यूज आएंगी, यस राइट। तो उन 5 वैल्यू में से एक वैल्यू ये होगी, बस ये कह रहे हैं। तो यानी कि हम बस इतना समझें कि ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन कभी भी लिख सकते हो इसको इसके बराबर, लेकिन ये लिखने में बस इस चीज का फर्क महसूस करना कि जब n इंटीजर होगा तो दिस विल बी द ओनली वैल्यू। लेकिन अगर n एक इंटीजर नहीं है, एक रैशनल नंबर है ना विच इज नॉट एन इंटीजर, तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वैल्यू। कोई बोले कि फिर बाकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो यूजिंग दिस सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। फिर उसके आर्गुमेंट में 2m पाई जोड़ते हैं और फिर डीएमटी लगा देते हैं, है ना, और फिर m की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक वेरी कराते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने क्लासेस में पढ़ा होगा इसको, है ना। तो हम डायरेक्टली इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट पे आते हैं थोड़ा। चलिए देख लेते हैं जरा। अभी देखिए, अब ये क्यूब है ना, तो अब डायरेक्ट क्यूब तो कर नहीं सकते हो, 1 1 वगैरह है ना। cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n को आप लिख सकते हो वैसे, है ना। तो मैं इसमें एक सिंपल सी बात बतला रहा हूं कि इसको z मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, z बार। z बार कितना है, 1। सिंपल भी निकाल सकते हैं यार, है ना, इसको cos में बदल के 1 प्लस cos 2 थीटा ये सब फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत लेंदी जाएगा, है ना। z बार कितना होगा, अब कोई बोले z बार कहां से आ गया, मॉड z कितना है, मॉड z 1 है ना, इसका रूट अंडर निकाल के देख लो। मॉड z अगर 1 है तो आप सोचो ना z बार भी 1 है, मॉड z स्क्वायर है ना, मॉड z स्क्वायर इज दिस, तो z बार क्या है, 1/z। तो मैंने क्या कहा कि ये ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस जेड और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये z बार है, z बार इज 1/z, है ना। और इसका जब एलसीएम लोगे तो ऊपर एक z क्यूब आ जाएगा। बोलोगे कैसे सर, देखना z प्लस 1/z, तो z प्लस 1 कट जाएगा और z ऊपर जाएगा तो z क्यूब आ गया। z क्यूब मतलब क्या हो गया, इसका क्यूब। कोई बोले सर आप डीएमटी लगा देते हैं, नहीं बेटा डीएमटी cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा के फॉर्म में लगता है। अभी ये साइन थीटा प्लस आयटा cos थीटा है,
तो पहले इसको कॉस बदलो, कैसे बदल सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दो, है ना। और इसको अब लिख सकते हो आप कॉस, मुझे लग रहा है इसका एलसीएम में 18 आएगा और 9 में से 4 गया 5, 5 पाई बाई 18 प्लस आयटा साइन 5 पाई बाई 18 और इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब। अब इसमें डीएमटी लगा दो आराम से, तो कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस आयटा साइन 5 पाई बाई 6। What is cos 5 pi by 6? This is minus root 3 by 2 plus iota into half। तो अगर माइनस हाफ कॉमन निकाला जाएगा इस, तो इसमें रूट 3 माइनस आयटा बचेगा, है ना। तो बाकी ऑप्शंस तो नहीं दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हम 1 की पावर 1/3 के बारे में बात कर रहे हैं, इसको z बोलते हैं। तो z क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, डीएमटी लगाओगे तो ये चीज आ जाएगी, और m की वैल्यू रखिएगा आप 0 1 2। तो एक आता है 1, एक आता है सिस 2 पाई बाई 3, या फिर ऐसे लिख लीजिए 1, एक आता है e की पावर आयटा 2 पाई बाई 3, जिसकी शक्ल ये हो जाएगी आपकी, है ना, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 इज माइनस हाफ साइन 2 पाई बाई 3 इज रूट 3 बाई 2, और एक आ जाएगा e की पावर आयटा 4 पाई बाई 3। आप निकाल के देख सकते हैं ये। तो इसको अगर आप ओमेगा कहते हैं ना बॉस, तो ये आप देख सकते हो ये ओमेगा स्क्वायर है। कोई बोले सर स्क्वायर करेंगे तब दिखेगा ना, अरे भाई ये है, ये है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा। तो यानी कि अगर ये ओमेगा है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा कि ओमेगा क्यूब इज 1, है ना, ओमेगा क्यूब इज 1, तो उसी को लिख दिया है कि ओमेगा की पावर 3n इज 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, है ना, ये देखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, ओमेगा की पावर 3n इज 1, n इज ऑफ कोर्स इंटीजर, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 इज ओमेगा, एंड ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 इज ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपको दिमाग में रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r कैन हैव 2 वैल्यूज, या तो 0 या 3। 0 कब होगा जब r नॉट 3 लैम्डा, और 3 कब होगा जब r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, है ना, ये देख सकते हो आप। बाकी ये सब एक बार आप पढ़ लेना, फैक्टराइजेशन है, सिंपल सिंपल, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरे यार ये फैक्टराइजेशन देख लेना आप लोग एक बार। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। इसको देखकर मेरे को लग रहा है कि हाँ इसमें हम एक ऐसा लिख देते हैं, माइनस निकालेंगे तो -1 प्लस आयटा रूट 3। अगर आप देखो ओमेगा, ओमेगा ये था -1 प्लस आयटा रूट 3 बाई 2, तो ये चीज हो जाएगी बच्चों 2 ओमेगा की पावर 200, 2 की पावर 200, और ओमेगा की पावर 200 को आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यू की पावर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप देख लो ओमेगा की पावर 198 और प्लस 2 ओमेगा, तो ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज 2 की पावर 200, और ओमेगा स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था -1 माइनस आयटा रूट 3 बाई 2, सो दिस इज 2 रेज टू द पावर 199 इंटू -1 माइनस आयटा रूट 3। सो आई होप P की वैल्यू आ गई -1 और Q की वैल्यू हो जाएगी -√3। अब बोला देन P प्लस क्यू स्क्वायर, तो -1 प्लस Q इज -√3 और Q स्क्वायर इज 3, तो दिस इज 2 -√3 गाइस। और फिर P माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, -1 प्लस √3 2 प्लस √3, तो ये किसके रूट्स होंगे, तो ऑफकोर्स सम ऑफ द रूट्स 4 दिख रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 दिख रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये फिर nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। हाँ तो मेरे ख्याल से इस पर कोई क्वेश्चन है नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। मेरी एक्चुअली क्या है आज एक क्लास है इसके जस्ट बाद, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इन शॉर्ट देखना पड़ेगा ना।
तो आप एक बार खुद से इन प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा, बाकी मैंने स्लाइड में तो लिख ही दिया है ना। nth रूट ऑफ इनफिनिटी में थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ कि जनरली ये 1 की पावर 1/n होगा, और 1 की पावर 1/n होगा तो ये इस तरह का आएगा। इसको ऐसे भी मत देखो आप, e की पावर आयटा 2m पाई n ऐसे देखो, है ना। वही 2m पाई आर्गुमेंट में ऐड कीजिए, डी मोइरस थ्योरम लगाइए जो बताया था ना उसके हिसाब से, और m की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जाएगी। तो m की वैल्यू जब 0 से लेकर n-1 तक आप भेजोगे तो रूट्स जो निकल के आते हैं ना बच्चों, वो ऐसे आएंगे 1, फिर दूसरा आएगा e की पावर आयटा 2π/n, फिर एक आएगा e की पावर आयटा 4π/n, और इस तरीके से लास्ट में आएगा e की पावर आयटा, है ना, e की पावर आयटा 2 टाइम्स, है ना, m की जगह क्या आएगा n-1 π/n, ऐसा है। तो अगर इसको 1 बोलते हो, इसको अल्फा बोलते हो, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और टिल यहां तक क्या आएगा अल्फा की पावर n-1। तो अगर बेसिक रूट अल्फा ले लेते हो तो बाकी अल्फा, अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा की पावर n-1 हो जाएगा, है ना। और इसी की बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपने पहले से पढ़ा ही होगा ये सब, वैसे नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा, वैसे इसमें सवाल तो है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और एक हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला बचा है, तो आई होप कि शायद वो कल कवर हो जाए, है ना, होपफुली। और इनकेस अगर नहीं हो तो आप बस एक चीज कर लीजिएगा कि जो संकल्प PYQ सीरीज वाला जो वीडियो है स्टैटिस्टिक्स का, उसको जरूर कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए।